गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि तबीयत कैसी है, बेटा तबीयत बेटर है। बेटर है, हाँ जी बेटर है, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे फटाफट से वो कंफर्म कर दो, क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? आ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई, आज क्लास करने का मोटिव बस इतना सा है कि ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, हाँ जी, इसमें हमारे कुछ चीज़ें रह गई हैं प्लस एमसीक्यूज़। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो एक दो चीज़ें रह गई हैं उनको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, और इसके जितने भी एमसीक्यूज़ आपके स्टडी मैट में गिवन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हुई है, तो मुझे एक बात बताओ, फटाफट से एक बात बताओ, क्या आपने इसके पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ किया है? हाँ जी। सही, यहाँ तक हमारा चैप्टर हो चुका था, जहाँ तक मुझे याद है पार्टनरशिप तक। क्या पार्टनरशिप तक आपने रिवाइज किया है? करा है आपने? पक्का पक्का? आई थिंक पिछले 3-4 दिन से क्लास नहीं हुई है ना? हाँ ठीक है, 6 चैप्टर भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है, फैंटास्टिक। ऑलराइट, तो चैप्टर नंबर 1 जो है ये आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 6, ठीक है, इनका एक कंबाइंड टेस्ट ले लेंगे। ऑलराइट, एमसीक्यूज में बना लूँगा और टेस्ट मैं आपको एप्लीकेशन में डाल दूँगा। ओके, करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, अच्छी बात है। फटाफट से आते हैं, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी डिस्कशन करनी है वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सर लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप के बारे में, है ना, कि सर पार्टनरशिप क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, फलाना ढिंगाना, बहुत सारी चीज़ें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलपी के बारे में, करेक्ट। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपके लॉ के सिलेबस में एलएलपी एक्ट का कोई नाम, एलएलपी एक्ट जो है, क्या वो आपके सिलेबस में है? क्या आपने लॉ में एलएलपी पढ़ा है? मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मेरा ज्ञान बोलता है, ठीक है, शायद से आपके सिलेबस में एलएलपी एक्ट है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ। तो मज़े की बात क्या है सर, अगर आपने लॉ में पढ़ लिया है तो यहाँ तो आपको बस एक बार रीडिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा आपके लॉ में कवर्ड होगा। कल ही पढ़ा है, बच्चे बोल रहे हैं, क्या बात है, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद हमारा क्या बचता है, कंपनी। सेम आपके पास एक कंपनीज एक्ट 2013। सर कंपनीज एक्ट 2013 आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब कंपनीज एक्ट 2013 अगर आपने पढ़ रखा है तो ये आपका हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। मैं फटाफट से आपको जो भी लिखा हुआ है वो समझा देता हूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि आपके लॉ वाले टीचर ने इसको ऑलरेडी डिटेल में समझा दिया होगा, है ना। फटाफट से पढ़ेंगे, हाँ जी फटाफट से पढ़ेंगे। देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा एलएलपी के बारे में बताऊँ, सर ये एलएलपी है क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या मतलब है इसका? तो देखो, हमने ना पार्टनरशिप फर्म में एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, साथ में मिलके बिजनेस करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। हाँ सर, वहाँ पे ना एक सबसे बेकार चीज़ क्या थी, क्या लगता है आपको कि पार्टनरशिप में सबसे बेकार चीज़ क्या थी? जल्दी बताओ यार। पार्टनरशिप कर तो ले हम, लेकिन पार्टनरशिप का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। क्या होता है सर? पार्टनर्स के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि यार जो पार्टनरशिप होती है ना, उसमें पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी होती है, ये सर वो होती है अनलिमिटेड। बिल्कुल सही, सब बच्चों ने बोला क्या सर? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि यार अगर 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 आपके बिजनेस में नुकसान हो गया, आपके बिजनेस बैंकरप्ट हो गया है, बिजनेस में पैसा नहीं है, पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, घर बिक जाएगा उसका। हाँ जी बिल्कुल सही, लाइबिलिटी पे करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। ये पार्टनर्स के लिए बड़े खतरे की बात होती है कि भाई मान, ऊपर से बेटा, ऊपर से क्या होता है, वहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होती है। और सर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि भाई देखो, मान लो 3 पार्टनर्स हैं, सर मान लो 3 पार्टनर्स हैं, हाँ सर, ये बीच वाले पार्टनर ने कुछ काम कर दिया, बीच वाले पार्टनर ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से पूरी पार्टनरशिप फर्म बर्बाद हो गई। क्या हो गई? पूरी पार्टनरशिप में बर्बाद हो गई। अब क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी होती है सर, म्यूचुअल एजेंसी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेशक इस पार्टनर ने कुछ काम किया, हाँ सर, ये दोनों पार्टनर्स भी क्या होंगे? बाइंडिंग। लागू तो इन दोनों पार्टनर्स में भी होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये सुनो सर, कर ये रहा है लेकिन भरना सबको पड़ता है। सर करेगा अकेला बंदा लेकिन भरना सबको पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो बेशक इसने किया हाँ, लेकिन घर इन दोनों का भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, इन दोनों का भी जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही। तो कितने नुकसान वाली बात है। इसी के लिए ये जो आपकी लिमिटेशंस हैं, पार्टनरशिप की जो लिमिटेशंस है,
सर इसको ख़त्म करने के लिए एक एलएलपी आया, कब सर? 2008 में, एलएलपी एक्ट 2008। ये कहता है कि बिजनेस फॉर्म आपका वही है क्या सर, कि पार्टनर्स आएंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन वहाँ पे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है ना वो रहेगी लिमिटेड। ओ क्या रहेगी? लिमिटेड। कि जितना उनके पार्टनरशिप फर्म में शेयर है, यस सर, जितना उनके पार्टनरशिप फर्म में शेयर होगा, यस सर, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी, उनका घर नहीं जाएगा इसमें। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, सबसे बड़ा एडवांटेज ये कर दिया। ओ तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है, एलएलपी जो है वो आपके पार्टनरशिप फर्म, हाँ, और कंपनी का, इन दोनों का बच्चा है बेटा, ठीक है सर। ये पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का बच्चा है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये दोनों मिले हैं, हाँ, तब जाके एलएलपी पैदा हुआ है। तो कुछ चीज़ें हमने कंपनी कुछ चीज़ें हमने कंपनी की डाल दी और कुछ चीज़ें हमने फर्म की डाल दी, इन दोनों को मिक्स कर दिया और क्या बन गया सर? हमारा एलएलपी बन गया। हाँ एलएलपी बन गया, हाइब्रिड फॉर्म बच्चों ने बोला, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ऑल राइट। देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आओ फटाफट से पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, खत्म करेंगे। देखो देखो क्या बोलता है, कह रहा है एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द वन वेयर द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा वो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको हाईलाइट करके दी है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। कह रहा है पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है सर? लिमिटेड होती है। अच्छा ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। ये देखो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या मुझे सारे बच्चे का बताएंगे, क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? एवरीबडी मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म का, हाँ जी, जो रजिस्ट्रेशन है क्या वो कंपलसरी है क्या? क्या आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है क्या अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932? सर नहीं, नहीं करवाना होता, नहीं करवाना होता, बिल्कुल नहीं करवाना होता, आपकी मर्जी है, आपको करवाना है आप करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ, बिल्कुल सही बात है। रजिस्ट्रेशन करवाने के फायदे होते हैं लेकिन कंपल्शन तो नहीं है, नहीं कंपल्शन तो नहीं है। कह रहा है यहाँ पे एलएलपी हैज़ टू बी मैंडेटरली इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड। ओ सर क्या मतलब है इसका, कि भाई एलएलपी को तो मैंडेटरली आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। हाँ जी, कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट। अच्छा यहाँ पे करेक्ट करेंगे सारे के सारे बच्चे, यहाँ इन्होंने लिखा 2009, पता नहीं क्यों लिखा है, लेकिन ये 2008 है सर। एलएलपी एक्ट कब आया है? एलएलपी एक्ट आया 2008 में, 2009 में नहीं आया, पता नहीं ये एक साल पीछे को चल रहा है, आगे चल रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। एलएलपी एक्ट 2008। तो देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो गई, सबसे पहले पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, नहीं लिमिटेड है। अच्छा सेकंड क्या है सर? सेकंड आपको एलएलपी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। हाँ देखो जैसे आप फॉर एग्जांपल, हाँ जी, आपको पता है ना कि कंपनी का जन्म कैसे होता है सर? कंपनी का जन्म होता है जब आप बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने आरओसी के पास भेजते हो, पढ़ा है ना आपने सर, लॉ के थ्रू होता है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वो प्रोसीजर कंप्लीट करते हो तो ही कंपनी का जन्म होता है। सिमिलरली एलएलपी के साथ भी है, जैसे हमने बोला कि कुछ फीचर्स कंपनी के डाले हैं और कुछ फीचर्स अपने फर्म के डाले हैं, इन दोनों को मिला के क्या बना? एलएलपी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये कंपनी का फीचर है कि आपको मैंडेटरली इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म का नाम वगैरह सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, यहाँ पे लिखा है, इन्होंने हाईलाइट नहीं करा लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। आपने शायद से कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा सर। एमसीए क्या है? एक मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, जैसे गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, हाँ जी, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। कॉर्पोरेट अफेयर्स का मतलब क्या हो गया सर? कि कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक तरीके से, है ना सर। कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब कि जो भी बिजनेसेस आपके कॉर्पोरेट फॉर्म्स में चल रहे हैं, लाइक कंपनी, हाँ जी, उनके अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, अफेयर्स का मतलब एक्टिविटीज़। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो एक तरीके से जो भी बिजनेसेस कॉर्पोरेट फॉर्म में चल रहे हैं, कंपनी फॉर्म में चल रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, ये सुनो, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होते हैं बेटा? बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उनमें पब्लिक का पैसा भी होता है, जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी सर वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी का पैसा डूबा कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक का पैसा डूब गया तो बेटा दंगे हो जाएंगे, जैसे नो। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पे बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा सर, दिस इज द एपेक्स बॉडी, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ बॉडी रेगुलेशन ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस सर यस। और ये क्या बोलती है, क्या करती है? ओवरसीज द गवर्नेंस ऑफ द एलएलपी टू। सर ये एलएलपी के भी एक्टिविटीज को गवर्न करेगी। हाँ अच्छा, तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है सर, वो कंपनीज की एक्टिविटीज को, कंपनीज के अफेयर्स को तो गवर्न करती है,
सर वो एलएलपी के एक्टिविटीज़ को भी गवर्न करेगी, एब्सोल्युटली यस। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपके एलएलपी पे भी अप्लाई करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेशन दैट इम्पोज्ड, एलएलपी प्रोवाइड्स फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो हमारी जनरल पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें क्या होता है, उसमें सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं, कि भाई अगर मैं काम कर रहा हूँ तो सबके ऊपर बाइंडिंग है, हाँ जी, कोई और काम कर रहा है तो वो मेरे ऊपर बाइंडिंग है, सब एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है सर, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल एजेंसी चल रही है, नहीं। आपको मान लो अगर 10 पार्टनर्स हैं, हाँ जी, आपको कुछ पार्टनर्स को बोलना पड़ेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, मतलब सर मतलब वो मेजॉरिटी ऑफ काम काज संभालेंगे, कि जो भी आपके लॉ के कंप्लायंसेस हैं उनको पूरा करेंगे, कहीं डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने हैं वो करेंगे। तो एक तरीके से क्या हो गया सर, एक तरीके से होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ मान लो आप सारे के सारे दोस्त ट्रिप पे जाते हो, है ना सर, मान लो हम सारे के सारे दोस्त ट्रिप पे जाते हैं, हाँ जी, तो बेटा हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा एक बंदे को बोलते हैं कि भाई सुन, सारे पैसों का हिसाब किताब तू देख लियो। और वो बेटा वो बंदा कौन होता है, जो सबसे समझदार होता है। मैं कभी भी नहीं बनाऊँ, ठीक है, मैं मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं मिली है, हाँ कभी भी नहीं मिली है, ठीक है। हमारा एक ग्रुप में एक दोस्त है जिसका नाम कमल है, हाँ जी, हम हमेशा कमल को बोलते हैं, कमल जितना भी पैसा खर्च होगा, जो पे कर रहा होगा, यस सर यस, वो एक एप्लीकेशन है स्प्लिट वाइज करके, उस पर डालता जाइए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम में से, हाँ जी सर, कमल हमारा कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कि भाई तू काम कर ले, हाँ ठीक है, हमारे बस की नहीं है हम इंजॉय करेंगे, काम का तू संभाल ले, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होता है, यस सर ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होता है, ठीक है। किसी बच्चों ने बोला तारक मेहता में जो भिड़े होता है, हाँ बेटा आप बोल सकते हो, ऑल राइट एवरीबडी। तो वो कौन है, आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो गए, ऑल राइट। तो बेसिकली वो सारा काम काज एक बार संभालते हैं। दस एन एलएलपी हैज़ वेल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है। अपॉन इनकॉर्पोरेशन एलएलपी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सर क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे पहली बात तो क्या पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, नहीं, और वो इसलिए तो नहीं है क्योंकि एलएलपी अलग है और पार्टनर्स अलग है। हमारी जो जनरल पार्टनरशिप फर्म होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे हम फर्म और पार्टनर्स को अलग अलग नहीं देखते हैं, नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते हैं, एक ही मानते हैं, कानून की नज़रों में एक मानते हैं। जब आप अकाउंटिंग करते हो तो अलग अलग मानते हो, आई नो, लेकिन सर कानून की नज़रों में तो नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। एलएलपी की नज़रों में क्या है, एलएलपी क्योंकि आप अलग से क्या करवा रहे हो, उसको इनकॉर्पोरेट करवा रहे हो, हाँ जी सर। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। बात समझ में आ गई? तो देखो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है जो पार्टनरशिप फर्म से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कि सर ये यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, हाँ जी, मैंडेटरली आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। एक एपेक्स बॉडी, एक मिनिस्ट्री आपके अफेयर्स को गवर्न करेगी, विच इज़ एमसीए, सही बात है। यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे एलएलपी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनरशिप फर्म से अलग है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला, हैज़ एन आइडेंटिफिकेशन नंबर, बिल्कुल सही। शायद आपने कंपनी में पढ़ा होगा क्या कि कंपनी का एक सिन होता है, सिन सुना होगा ना आपने, कंपनी का एक सिन होता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पता नहीं क्या होता है, जो भी है ये सब बड़ी। ऐसे ही बेटा क्या होता है, LLPIN, क्या आपने पढ़ा सर, क्या होता है LLPIN, LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सारे LLP का एक अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ओ ऐसा होता है, बिल्कुल। जब आप उसको रजिस्टर करवाते हो, जब आप उसको इनकॉर्पोरेट करवाते हो, ये सर यस, तो आपको एक अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, एब्सोल्युटली यस, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया, परपेचुअल सक्सेशन है। सर पार्टनरशिप फॉर्म में परपेचुअल सक्सेशन कैसे हो सकती है? देखो पहली बात तो अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि देखो आपने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। हाँ सर एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर किसी ने पढ़ा है क्या यहाँ पे? मुझे बताओ बेटा, एलएलपी में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? एनीबडी? देखिए सर आप लॉ कितना पढ़ कर आए हो अनलिमिटेड, सही बात है, सही जवाब कि सर एलएलपी में हाँ जी मिनिमम तो 2 ही चाहिए। सर
मिनिमम तो 2 ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ओ माय गॉड, अनलिमिटेड, यस सर यस, सच्ची हाँ। तो ये जो अनलिमिटेड वाला फीचर है सर, अनलिमिटेड वाला फीचर कहाँ से आया बेटा इसके पास? इसके पास आया है पब्लिक कंपनी से। क्या आपको याद है पब्लिक कंपनी में ऐसा होता था कि अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही। यहाँ पे ऐसा ही है सर, यहाँ पे ऐसा है, हाँ जी यहाँ पे ऐसा ही है। ओ ठीक है, तो देखो इसलिए क्या बोला गया, परपेचुअल सक्सेशन है यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो किसी एक पार्टनर के आने जाने से पार्टनरशिप फर्म रुक नहीं जाती है। एलएलपी रुकती नहीं है? नहीं सर नहीं, एलएलपी रुकती नहीं है। क्या बात कर रहे हो? यस सर यस एवरीबडी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। ओके, कह रहा है दिस फीचर ऑफ द फीचर्स ऑफ मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन सेपरेट लीगल एंटिटी मेक्स इट अ हाइब्रिड फॉर्म। हाइब्रिड का मतलब समझते हो? दोनों का कुछ कुछ पार्ट ले लिया, ठीक है राइट। कंटेनिंग द फीचर्स ऑफ बोथ द कॉर्पोरेट फॉर्म एज वेल एज द प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी मतलब पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो, राइट, ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बोलता है देखो, दीज टू फीचर्स, जो मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा है और सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रहा है, यस सर यस, कह रहा है ये दो चीज़ें आपके क्या कर रही हैं, दे these two features do away with the twin limitations of the traditional partnership, unlimited liability and uncertainty as a going concern। अभी हमने ऊपर बेटा पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा था बिल्कुल पढ़ा था। वहाँ में हमने एक चीज़ पढ़ी क्या, कि वहाँ पे आपका क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिल्कुल सही। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों है? उसका मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। और वहाँ पे हमने पढ़ा था अनसर्टेनिटी एज अ गोइंग कंसर्न, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो पार्टनरशिप हम बंद हो सकती है, यस अनसर्टेनिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन है। आप इनकॉर्पोरेट करवा रहे हो एलएलपी को अलग से, परपेचुअल सक्सेशन चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आ गई। तो ये दोनों लिमिटेशन आपके एलएलपी में नहीं होते हैं। आ जाओ पढ़ेंगे सर, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये टेबल हमें बताएगी कि आपके एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। अच्छा, और क्या वो पॉइंट एलएलपी के लिए मेरिट है या डीमेरिट है। आराम से पढ़ेंगे, हाँ जी आराम से पढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं। सबसे पहले बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ भाई, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एलएलपी की बात कर रहा है। एलएलपी की क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे पता है बेटा, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे लॉ में कुछ कुछ पढ़ा होगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है सर, लेकिन कभी कभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड भी हो जाती है। जब वो फ्रॉड करता है, पकड़ा जाता है, फलाना ढिंगाना, बेटा वो आपने लॉ में पढ़ा होगा, इतना ज्ञान मुझे नहीं है। लॉ का ज्ञान आपको मुझसे ज़्यादा है, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे हम लॉ का ज्ञान नहीं लेंगे, ओके। तो हमने क्या बोला, लिमिटेड लाइबिलिटी, यस सर यस। अगर मैं ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से कंपेयर करता हूँ, किससे कंपेयर करता हूँ, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से, तो भाई वहाँ पे क्या था आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सारे पार्टनर्स की, हाँ जी सारे पार्टनर्स की। इसीलिए एलएलपी की क्या है बेटा, ये मेरिट है, एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अच्छी बात है ना यार, पार्टनर अपने आप को सेफ फील करते हैं। अगर कल को हम पार्टनरशिप में आएंगे, ये सर, तो हम पक्का पक्का क्या करेंगे, हम पक्का पक्का एलएलपी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा ठीक है, हम पार्टनरशिप हम नहीं बनाएंगे, ओके। उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, बिल्कुल करवाना पड़ेगा सर, आपके पास ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में ऑप्शन था कि पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, हाँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन वहां पे कोई मैंडेटरी नहीं था। सर क्या वहां पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था? बिल्कुल मैंडेटरी नहीं था। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया, इसको मेरिट है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, जब आप अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करवाते हो, जब आपका बिजनेस रजिस्टर होता है, हाँ, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, जब आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस होते हो तो सामने वाला बंदा भी सेफ फील करेगा आपसे बिजनेस करने में। मुझे बताओ बेटा, अगर मुझे, यस सर, पता है कि हाँ ये बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब मुझे पता है ना कि ये फ्रॉड तो नहीं है कोई। इसके डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट के पास है, बिल्कुल सही बात है, यस और नो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हाँ मैं केस कर सकता हूँ इस पर, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता ये है, द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ब्रिंग्स द फर्म अंडर द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ द एमसीए। जब अपने डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट करोगे अपने आरओसी के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपके रिकॉर्ड्स, आपके डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट के पास पहुंच चुके हैं। आप कोई बहुत ज़्यादा फ्रॉड करोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेन चीज़ क्या हो गया, दिस इंक्रीजेस इट्स क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ना, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूं बेटा, सोल प्रोप्राइटर में क्या है, वो कहीं रजिस्टर नहीं है। मैं आपका पैसा लेके भाग जाऊं, आप मेरे को ढूंढते रहोगे क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, राइट। दिस इंक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट इज लीगल एंटिटी, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है,
नॉट अ लीगल एंटिटी। अगेन क्या है, ये अगेन एक मेरिट है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर एक आप सेपरेट लीगल एंटिटी बना रहे हो तो इसका मतलब परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हो गया? क्योंकि अब यहाँ पे पार्टनर के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलएलपी अलग है और उसके पार्टनर्स अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? दिस डज अवे अनसर्टेनिटी ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस एज अ गोइंग कंसर्न। अब यहाँ पे एमसीक्यू बनता है, क्या बनता है? आपको बोलेंगे सर विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, यस सर, ठीक है, डज अवे विद द अनसर्टेनिटी ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस। मतलब सर कि कौन से एलएलपी के फीचर की वजह से अनसर्टेनिटी जो था वो खत्म हो चुका है। आप समझ रहे हो कि एमसीक्यू कैसे बनेगा? हाँ जी, तो कौन सा? सेपरेट लीगल एंटिटी वाले फीचर की वजह से। क्या बात समझ में आ गई? ध्यान रखेंगे इस बात को, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? उसके बोलता है मेंबर्स, हाँ जी, मिनिमम 2, जैसे आपको पार्टनरशिप फर्म में चाहिए होते हैं कि आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए, हाँ मिनिमम 2 लोग चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। भाई मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी बन सकते हैं। सर ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, एग्जैक्टली। अच्छा सर पार्टनरशिप में क्या था? मिनिमम 2 मैक्सिमम 100, इनफैक्ट 100 भी नहीं थे, अभी तो 50 थे। सर अभी की बात करते हैं, अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करता हूँ तो अभी तो 50 ही है। हाँ अगेन इट्स अ मेरिट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ कि देखो हम पार्टनरशिप फॉर्म की जब भी डिसएडवांटेजेस पढ़ते थे तो क्या बोलते थे कि कम लोग हैं, हाँ जी, पैसा कम आएगा यार, 50 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, कितना ही कैपिटल, कितना ही टेक्निकल एक्सपर्टीज, कितना ही वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हाँ लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है सर। जैसे पब्लिक कंपनी होती थी बिल्कुल वैसे ही है, बस फर्क यह है कि यहाँ पे पब्लिक आपको पैसा नहीं दे रही है पब्लिक कंपनी में पब्लिक देती है पैसा, एलएलपी में आप जितने मर्जी पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप अपने एलएलपी में रख सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। द अपर लिमिट इन द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप रिस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल सही बात है, द स्कोप ऑफ बिजनेस एंड फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान। जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप थी, यस सर, वो रिस्ट्रिक्ट करती थी। एलएलपी से क्या हो गया? आप आज़ाद हो गए हो। पैसों की ज़रूरत है, किसी अमीर पार्टनर को ढूंढो, एलएलपी में ले आओ। नॉलेज की ज़रूरत है, किसी ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढो और एलएलपी में ले आओ, उसको पार्टनर बना लो, बिल्कुल सही बात है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट क्या? आरओसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। इसका क्या मतलब है सर? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, क्या बोल रहा है कि देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो एक पूरी मिनिस्ट्री है, हाँ, अब उसके अंडर काम करने वाले लोग भी तो होंगे, बिल्कुल सही बात है, ये सुनो। तो उसके अंडर काम करने वाले लोग कौन होंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आपने पढ़ा होगा कंपनीज में, सर कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हाँ जी, जिनके पास, सर ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास आप जाते हो, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हो, बिल्कुल सही बात है ना, अपने एलएलपी को रजिस्टर करवाने के लिए, अपने एलएलपी को सर इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए, अपने पार्टनर्स के डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आप क्या करते हो सर? आप वहाँ पे जाके सबमिट करते हो, बिल्कुल सही। सर पार्टनरशिप में कौन होता था? पार्टनरशिप में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होते थे। दोनों अलग है ना, दोनों अलग है सर। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कौन है? जो बेसिकली जनरल पार्टनरशिप फर्म के लिए बैठे हैं। अगर आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना है, हाँ, तो किसके पास जाना है? आरओएफ के पास जाना है। सर ये कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है। ये आपको इनके पास कब जाना होगा? जब आपको अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना है, बिल्कुल सही बात है, राइट। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमारे एलएलपी पे क्या लगता है बेटा? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनीज की गवर्निंग बॉडी है, हाँ जी, वही एलएलपी की भी गवर्निंग बॉडी है, बिल्कुल सही। इसीलिए आरओसी के पास जाना पड़ेगा आपको, क्या करने के लिए सर? अपने डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी कौन है? आरओसी है, ध्यान रखना। सर गलत है, हाँ जी, ये गलती करते हो, बहुत ज़्यादा गलती करते हो, ठीक है, ऑलराइट। आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी, कंपनीज के लिए तो है ही, अब क्योंकि नाम से क्या लग रहा है कि कंपनीज के लिए है, एलएलपी के लिए तो फर्म होगी, नहीं सर, कंपनीज के लिए है ही, लेकिन एलएलपी के लिए भी आरओसी है। फर्म जो आपकी जनरल पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें आरओएफ है, बात समझ आ गई, ठीक है सर। दिस इज अ मेरिट, हाँ क्यों? क्योंकि क्या बोला इसने? देर इज अ बॉडी टू कंट्रोल दैट ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी इन द आइज ऑफ स्टेक होल्डर। भाई सेम बात बोल रहा है जो ऊपर भी आया था कि भाई यहाँ पे एक आरओसी है जो आपके एक्शंस को गवर्न करेगी। जब भी आपके एलएलपी में कुछ चेंज होता है, ये सुनो, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो आपको हमेशा आरओसी के पास डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाने होते हैं, बिल्कुल करवाने होते हैं। ओके सर, ओके, बस इतना ध्यान रखना। ओके, लास्ट के 2 पॉइंट फटाफट से खत्म करेंगे। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस,
एक तरीके से क्या हो गया, जो आपको लॉ के, हाँ जी, लॉ का पालन करना होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपने लॉ में पढ़ा होगा। सर पार्टनरशिप फर्म में बहुत ज़्यादा नहीं होते, पार्टनरशिप फर्म में ऐसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस नहीं होते, हाँ जी नहीं होते। एलएलपी में बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो क्योंकि, हाँ क्योंकि यहाँ पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपने प्रॉपर उसको इनकॉर्पोरेट करवाया है, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यस सर, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे बहुत सारे लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, बिल्कुल होंगे। ये सुनो, पार्टनरशिप फॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, हाँ जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा होते हैं। बात समझ रहे हो आप? तो क्या बोला कि यहाँ इन्होंने क्या बोला, लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ सर, अभी आपने क्या देखा होगा, हाँ अभी आपने देखा होगा कि यार सारी चीज़ें तो इसकी अच्छी अच्छी है, तो लोग पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करते ही क्यों हैं, एलएलपी में करेंगे। हाँ जी, ये सुनो, यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप फर्म एक बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस है। पार्टनरशिप फर्म क्या है, बहुत सिंप्लीफाइड है ना। देखो आपको ना तो उसको रजिस्टर करवाने की दिक्कत, हाँ आप चाहो तो बस ऐसे ही आपस में एग्रीमेंट किया, हाँ और शुरू हो गए। जैसे आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है वैसे आपके जनरल पार्टनरशिप फर्म में होता है। एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी में बहुत सारे कंप्लाइंसेस, बहुत सारे लॉ का आपको पालन करना पड़ेगा। देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स टू एंश्योर द कंप्लाइंसेस, ऑब्वियस ही बात है, हमने यहाँ पे जिस पार्टनर को बोला है कि भाई तुझे काम करना है तुझे ही करना है, यस नो, डेजिग्नेटेड पार्टनर करना होगा। हाँ लेकिन हाँ ऑब्वियस ही बात है कंपनी से कम होते हैं। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप और आपके पार्टनरशिप फर्म में होते ही नहीं है, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। वो भी तब होंगे जब आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाओगे, नहीं तो होते ही नहीं है। उसके बाद सर एलएलपी में उससे ज़्यादा होते हैं और कंपनी में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखो हाउ एवर इन कंपेरिजन विद द कंपनीज द कंप्लायंस आर फ्यूअर, अगर कंपनी से कंपेयर करोगे तो कम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने क्या लिखा, लिमिटेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको ये बोला भी है, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी ओनली एजेंट ऑफ फर्म, इसका मतलब क्या है कि भाई जो पार्टनर्स कर रहे हैं, हाँ जी सर, वो सिर्फ फर्म के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब फर्म बाइंड होगी उस पर, बाकी पार्टनर्स नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सर ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं उसमें, मान लो ABC, तो अगर ए ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, सर ए ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, ये सर वो एलएलपी पे बाइंडिंग है, सर वो एलएलपी पे एप्लीकेबल है, बी और सी उसके लिए लायबल नहीं होते हैं। यही तो म्यूचुअल एजेंसी थी, तो एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। अगर इसने कोई दिक्कत विक्कत कर दी है, सर ए ने कोई दिक्कत विक्कत कर दी है, ये सर, तो वो एलएलपी भरेगी, बी और सी नहीं भरेंगे। इसीलिए आप यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रखते हो कि भाई कामकाज करने के लिए कोई समझदार व्यक्ति को लेकर आओ नहीं कोई, ताकि बिजनेस डूब ना जाए। ऐसे किसी को बना दिया तो बिजनेस डूब जाएगा, हाँ तो किसी समझदार व्यक्ति को डेजिग्नेटेड पार्टनर रखो, बिल्कुल सही बात है। कमल को रखो बेटा, कमल पैसों का हिसाब किताब बहुत बढ़िया रखता है वो राइट, वो एक एक चीज़ लिखता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। हम में से कोई रखेगा हम मस्त रहेंगे, हम लिखेंगे ही नहीं, अच्छा बात समझ रहे हो, बिजनेस डूब जाएगा, बिल्कुल डूब जाएगा। तो इसलिए क्या बोला गया, इसलिए बोला गया कि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, इसलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एवरी पार्टनर ऑफ फर्म इज एजेंट, आपको पार्टनरशिप फर्म का तो पता ही है ना सर। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, सब कुछ एक दूसरे के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मेरिट है। मेरिट क्यों है सर, क्योंकि अच्छी बात है ना यार, भाई अच्छी बात क्यों है, अरे दूसरे का गलत काम के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो मैं क्यों भरूं, हाँ करेगा वो तो मैं भरूंगा क्यों, क्या बात है सर, वो करेगा तो मैं क्यों भरूंगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या है, एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एनहांसेस फ्रीडम एट वन हैंड। भाई एक तो भाई मेरे को कोई डर नहीं है, क्या डर नहीं है कि भाई ठीक है अगर ये कोई गलत काम करता भी है तो एलएलपी बिजनेस के ऊपर आएगा, वो मेरे घर पे बात नहीं आएगी सर, मेरे घर पे बात नहीं आएगी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एनहांसेस द फ्रीडम एट वन हैंड, ऑन द अदर हैंड फ्रीज द अदर पार्टनर्स ऑफ द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वही करेगा जो करेगा समझदार इंसान, बात समझ आ गई। तो ये है हमारे क्या, ये थे हमारे एलएलपी के बारे में, मुझे फटाफट से बता दो क्या ये क्लियर है। अब देखो भाई, देखो कंपनी की बात करते हैं, हाँ जी कंपनी की बात करते हैं। सर अगर मैं कंपनी की बात करूँ, तो कंपनी क्या है आपको ऑलरेडी पता है। क्या आप लॉ में पढ़ के नहीं आए हो, बिल्कुल पढ़ कर आए हो सर। अगर अभी भी आपने कंपनीज नहीं पढ़ा है फिर तो दिक्कत वाली बात है, पढ़ कर आए होंगे, हाँ जी पढ़ कर आए होंगे। कंपनी का मतलब क्या है सर, नहीं बिल्कुल सही राइट। देखो कंपनी और एलएलपी में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, क्या बात कर रहे हो। मुझे बताओ, अगर आपने लॉ पढ़ लिया, अगर आपने लॉ पढ़ लिया तो मुझे एक बात बताओ, ये सर कंपनी क्यों ही बनाऊं मैं अगर मैं एलएलपी बना सकता हूं तो,
ये मैं उन बच्चों से पूछ रहा हूँ जो लॉ पढ़ कर आए हैं। हाँ जी सर, मैं कंपनी क्यों ही बनाऊं अगर मैं एलएलपी बना सकता हूं तो। वो तो उसका अच्छा वर्जन है उल्टा, वहां पे कंप्लायंसेस भी कम है। अच्छा ठीक है, क्यों बनाऊं मैं कंपनी? कंपनी बनाने का फायदा क्या है, मुझे ये आपसे ये जानना है, क्योंकि ये बुक में लिखा नहीं हुआ है। सर कंपनी और एलएलपी, हाँ जी, इनका कंपैरिजन है ही नहीं बुक में, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ कि सर बाहर से फंड मिल सकता है कंपनी में, कंपनी में आप पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो, मतलब पब्लिक कंपनी है। एलएलपी में ऐसा नहीं हो सकता। ओके ओके, अच्छा सुन लो फिर, सुन लो। सबने एक ही चीज़ बोली है, हाँ एक ही चीज़ बोली है। अच्छा ये बताओ, चलो मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ। प्राइवेट कंपनी और एलएलपी में फिर क्या डिफरेंस है भाई? प्राइवेट कंपनी में तो आप पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे हो, इट्स अ वेरी क्लोज्ड ग्रुप। हाँ जी, तो प्राइवेट कंपनी बनाने का क्या फ़ायदा है, एलएलपी क्यों नहीं? अगर उसमें कंप्लाइंसेस कम है, जितने मर्जी पार्टनर हो सकते हैं, हाँ तो क्यों नहीं? तुम सबने मुझे एग्जांपल दिया पब्लिक कंपनी का, कि पब्लिक कंपनी में क्या होता है सर, हम पैसा पब्लिक से उठा सकते हैं, जो एलएलपी में नहीं है। सर कंप्लाइंसेस, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्राइवेट कंपनी में कंप्लाइंसेस ज़्यादा होते हैं एलएलपी से। तो एलएलपी बनाना चाहिए मुझे, तो मुझे एलएलपी बनाना चाहिए ना, कंपनी क्यों बना रहा हूँ फिर मैं? एनीबडी? कोई है? मतलब तुमने लॉ पढ़ लिया और तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया? वेरी बैड, वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। किसी ने बोला प्राइवेट रखना है इसलिए प्राइवेट कंपनी, वेरी गुड। और कोई? हाँ जी, एनीबडी? मैक्सिमम पार्टनर्स प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, अच्छा। मेंबर्स लिमिटेड मैक्सिमम होते हैं 200 उस पर। तो मुझे बोला गया कि प्राइवेट में 200 मैक्सिमम होते हैं। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनी में तो उल्टा लिमिटेशंस है, प्राइवेट कंपनी में तो उल्टा दिक्कत है कि मैक्सिमम 200 ही हो सकते हैं। एलएलपी में तो जितने चाहो उतने हो सकते हैं, ये तो उल्टा बढ़िया बात नहीं है? जितने चाहो उतने लोग रख लो, हाँ उतने पार्टनर रख लो, ये तो अच्छी बात है। एनीबडी? अरे 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 बेटा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, राइट, लेकिन ये आपका होमवर्क है। आप अपने लॉ वाले सर से पूछ के आए, लॉ वाली मैम से पूछ के आए, जिनसे मर्जी पूछ के आए, रिसर्च कर कर आए। ठीक है, और मुझे बताएं, क्या बताएंगे कि प्राइवेट कंपनी और एलएलपी में क्या ही डिफरेंस है, लोग प्राइवेट कंपनी क्यों ही बनाते हैं। ठीक है, कंपनी लिस्टेड होती है, अरे बेटा वो पब्लिक कंपनी होती है ना, प्राइवेट नहीं हो सकती ना। चलो ठीक है, समझ में आ गई। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, नहीं तो आप मुझे बताना, ठीक है एवरीबॉडी आ जाओ। सर कंपनी की बात करेंगे, हाँ जी कंपनी की बात करेंगे। कंपनी में क्या है आपको पता ही है, इट्स अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, यस सर यस, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ, लॉ से इसका जन्म हुआ है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है? नई चीज़ें पढ़ रखी है, हाँ जी बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ये सब बेकार है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है सर? इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले क्या, 1% कंपनी, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ सर ओपीसी। हाँ जी ओपीसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक अकेला इंसान कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कर सकता है। अकेला इंसान, अकेला इंसान, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक अकेला इंसान सिर्फ और सिर्फ, यस सर, सोल प्रोप्राइटरशिप में ही बिजनेस कर सकता है। वाह, ओनली ओनली 1% कैन डू बिजनेस एज पर सोल प्रोप्राइटरशिप, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन अब कह रहा है कंपनी भी बना सकते हो आप। ओहो, जो कंपनी के फीचर्स हैं वो एक बंदा उसका फायदा उठा सकता है, क्या बात करो, वन मैन आर्मी, यस सर, अच्छा वन वुमेन आर्मी, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। सुनो मेरी बात ध्यान से, कह रहा है द ओपीसी हैज बीन द मोस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस फॉर्म ऑफ बिजनेस, हाँ राइट, किसी ने बोला मैक्सवेल राइट एवरीबॉडी, द ओपीसी हैज बीन द मोस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, पहली बात तो नया कॉन्सेप्ट है सर, क्या है, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, हाँ जी इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेसिकली अब आपको कंपनी बनाने के लिए 2 लोग 7 लोग नहीं चाहिए, आप अकेले भी कंपनी फॉर्म कर सकते हो, हाँ जी कंपनी फॉर्म कर सकते हो। अब कंपनी फॉर्म करने से फ़ायदा क्या होता है सर? कंपनी फॉर्म करने से फ़ायदा ये होता है कि जो कंपनी के फीचर्स हैं, कि सेपरेट लीगल एंटिटी, आपका घर नहीं जाएगा उसमें, यस सर यस, ठीक है। वो सबसे बड़ा एडवांटेज कि लिमिटेड लाइबिलिटी, यस सर, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, हाँ जी आपको मिल जाते हैं। अच्छा, तो ओपीसी हैज़ बीन द मोस्ट रिसेंटली, हाँ बिल्कुल सही बात है।
ऑल राइट, क्या बोला गया कि इट इज अ लाइकली कैटलिस्ट इन अनलीशिंग द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इन इंडिया। बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी है सर, बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश इंग्लिश लिखी है इन्होंने। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्या पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिया में बहुत सारे हैं। हाँ जी, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना तो मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप इतने सारे हैं, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। बिल्कुल कह रहे हैं 1% कंपनी भी वही काम करेगी। क्या करेगी सर? वही काम करेगी। इट इज़ बिंग हेल्ड एज अ लाइकली कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एनकरेजमेंट। हाँ जी, अनलीश करना द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। अब अगर कोई अकेला इंसान ये सोचता था कि भाई कैसे मैं बिजनेस करूं, टेंशन नहीं लेने का, तू बिजनेस कर और कंपनी बना ले अकेले से, ठीक है। इससे बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। कह रहे देखो, रिकॉल, याद करो दैट वी पॉजिटेड, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप एज अ क्लासिक हॉलमार्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। कह रहे ओपीसी बस उसका कॉर्पोरेट फॉर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या आता है सर? प्रोप्राइटरी फॉर्म। ये आपका कॉर्पोरेट फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद एक स्मॉल कंपनी भी होती है, हमको पता ही है सर, वो हमें पता ही है, हमको पता ही है कि भाई क्या होती है स्मॉल कंपनी, हमने पढ़ा था। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये सब हमने चीज़ें पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? डोरमेंट कंपनी। हाँ जी, कोई बच्चे लॉ में पढ़कर आए, डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है? एनीबडी? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है? स्लीपिंग कंपनी बोला है किसी ने। अच्छा 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 अच्छा, जिस कंपनी में एक्टिविटी नहीं होती, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनती है। बहुत बढ़िया, चलो ये तो आपने पढ़ा है बेटा, ठीक है, टेंशन मतलब कुछ तो आपने पढ़ा है लॉ में। तो बेसिकली क्या होता है, हाँ जी सर, इट इज़ अ डोरमेंट कंपनी। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, अच्छा ठीक है, आपको याद होगा बेटा कि हम एक बिजनेस चालू करने वाले हैं, जिसका नाम हमने पहले से ही सोच रखा है। याद है आपको? शाख, शैक सर, शैक, अच्छा नाम ही भूल गया मैं। सर क्या कर रहे हो आप? अरे सॉरी सर शैक ना, यही नाम था ना? हाँ यही नाम था, ठीक है। आपको याद है क्या शैक? यस सर, ये शैक। अब बेसिकली क्या है सर, बेसिकली अब क्योंकि ये नाम इतना पॉपुलर हो चुका है सर, आप सबको भी पता है कि हाँ शैक एक नाम है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, ऑलराइट सर, आपको भी पता है, बिल्कुल पता है। अब मुझे डर है क्या कि कहीं ये नाम आप रजिस्टर ना करवा लो। सर ये नाम कोई चोरी ना कर ले। हाँ, तो मैंने क्या करा सर, मैंने आज ही क्या कर लिया, आज ही हम पांचों ने मिलके कंपनी बना ली। शायक में 5 लोग हैं, हाँ 5 लोग थे, ठीक है। हम पांचों ने मिलके क्या करा सर, एक कंपनी बना ली। हाँ, कंपनी बना ली, बस कुछ कर नहीं रहे हैं ताकि ये नाम कोई चुरा ना ले। हाँ जी सर, हमने कंपनी बना के छोड़ दिया कि कंपनी बना के छोड़ देते, जब बिजनेस करना होगा करेंगे। अच्छा, सिमिलरली मान लो आपने कुछ ऐसा इन्वेंशन कर दिया है, कुछ ऐसा इन्वेंशन आपने कर दिया है कि भाई क्या मस्त चीज़ ढूंढ लिया आपने सर, आपने एक आइसक्रीम की रेसिपी बनाई है। अरे भाई 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 सर, क्या मस्त रेसिपी बनाई है। हाँ, आपको डर है कि कोई चोरी ना कर ले। सर आपने उसका पेटेंट वेटेंट करा लिया, जो भी करवाना था। अच्छा यस सर, यस, कुछ आपने ऐसा काम किया जिसका आपने कॉपीराइट करवा लिया, नाम का ट्रेडमार्क करवा लिया, कुछ भी कर लिया। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि आपके पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब जो आपके इनटैंजिबल एसेट होते हैं ना सर, जो आपके इनटैंजिबल एसेट, भाई ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब चीज़ें, हाँ ये आपने रजिस्टर करवा ली अभी से, कंपनी बना ली, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो। बिजनेस अभी कुछ टाइम बाद चालू होगा। अच्छा, तो क्या बोलता है, जैसे बच्चों ने बोला स्लीपिंग कंपनी, कि कंपनी है लेकिन कुछ काम हम नहीं हो रहा है, दैट मे बी क्रिएटेड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर में काम करेंगे। अच्छा, होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, हाँ जी नहीं हो रही है। राइट, एवरीबॉडी इंपॉर्टेंट है ये सर, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे इस पूरे आगे वाले पैराग्राफ में, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारा मेन है। हाँ ना, ऑल राइट, आ जाओ। क्या बोल रहा है, कह रहा है वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस, हमको पता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, ये तो हमने पढ़ा ही है ना कि सर कंपनी में ये सारी चीज़ें होती है। क्या होती है कि आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होती है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, इसमें कोई कोई नई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, कह रहा है लेट अस एम्फसाइज फोकस हाउ द आइडिया ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब एक तरीके से नॉर्मल कंपनी की बात कर रहा है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ठीक है, ऑल राइट। they led to the mobilization of large amount of capital directly from the savers। सर अब इस लाइन का क्या मतलब होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ
लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल डायरेक्टली फ्रॉम सेवर्स। अब आपको पता है कि मान लो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में आप क्या कर सकते हो सर, एज अ इन्वेस्टर्स, यस सर, हम अपने सेविंग्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, मतलब उसको मार्केट में डाल सकते हैं। मैं किसी कंपनी का शेयर परचेज कर सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या बोला, मोबिलाइजेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल डायरेक्टली फ्रॉम द सेवर्स। सेवर्स का मतलब इन्होंने डिफाइन किया है, सेवर्स का मतलब है पीपल हु हैव सेव्ड मनी वांट टू इन्वेस्ट, दे इन्वेस्ट बाय बाइंग शेयर्स, हमको पता है राइट, बाय इशूइंग शेयर, ठीक है सर, बहुत ही सिंपल चीज लिखी है, हाँ बहुत सिंपल चीज लिखी है। कह रहे इन प्रोसेस कैपिटल मार्केट इज डेवलप्ड। क्या हमने कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा हुआ है? बिल्कुल पढ़ा हुआ है कि कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है सर, वो मार्केट जहां से बिजनेस एंटरप्राइज कैपिटल रेस करती है। जैसे अगर शेयर मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो वहां पे कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है और कैपिटल को रेस करती है, हाँ जी, पैसा उठाती है पब्लिक से, स्टॉक मार्केट, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड द स्टॉक मार्केट इज डेवलप्ड एंड द ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स इज डेमोक्रेटाइज। सर डेमोक्रेटाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हाँ जी, क्या मतलब है इसका, इन द प्रोसेस कैपिटल मार्केट इज डेवलप्ड एंड द ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स इज डेमोक्रेटाइज। सर इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि कंपनीज क्या करती है, कंपनीज पैसा रेस करती है, शेयर्स इशू करती है, तो जब वो शेयर इशू करती है तो कंपनी क्या हो रही है, डेमोक्रेटाइज हो रही है। डेमोक्रेटाइज का मतलब है कि कंपनी की ओनरशिप अब बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं है सर, डेमोक्रेटाइज बट गई है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। अल्बर्ट, अच्छा, ऑल दो दिस रिमेन्स एन आइडियल टू एस्पायर, कि भाई ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, हाँ कि हाँ कंपनी की ओनरशिप डेमोक्रेटाइज हो गई है, अब सबके पास कंपनी की ओनरशिप आ गई है। हम सबको पता है कि ऐसा होता नहीं है। मेरे पास मान लो अगर रिलायंस और टाटा कंपनी के शेयर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कंपनी के डिसीजन लेने का राइट आ गया है। क्यों सर? क्योंकि आज आज भी ऐसा ही हो रहा है कि कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स जो है वो कुछ इंडिविजुअल के पास होते हैं। कह रहा है इन प्रैक्टिस द ओनरशिप ऑफ मैनी पब्लिक कंपनीज इन इंडिया, अच्छा, इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अमंग अ फ्यू हैंड्स। सर ये तो है ही ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। हु आर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, उन्हीं की चलती है, हाँ जी उन्हीं की चलती है, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हुआ नहीं है। इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम ऑफ डिफ्यूज ओनरशिप, डिफ्यूज ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि आपने ओनरशिप जो बांटी हुई है, डिफ्यूज उसी को बोल देते हैं, ठीक है, हाँ जी। ये कह रहा है इन ऑर्डर टू मेक, ये बटी हुई ओनरशिप, हाँ जी, ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड देयर मैनेजमेंट वर्क। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए एलैबोरेट सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, क्योंकि यहाँ ये जो कंपनी है, अब वो कंपनी किसी दो चार इंसानों के हाथ में नहीं है सर, उसके जो ओनरशिप है वो बहुत सारे लोगों में बटी हुई है, हाँ जी, उसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो उसको प्रॉपरली फंक्शन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए कॉर्पोरेट फंक्शनिंग का। यू हैव टू मेक श्योर कि कंपनी फ्रॉड ना करे, यू हैव टू मेक श्योर कि कंपनी लोगों का पैसा डुबा ना दे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एंड द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, आपको ये भी देखना होगा कि 1992 वाला स्कैम दोबारा ना हो जाए। आपको ये भी देखना होगा कि कैपिटल मार्केट में कंपनी की शेयर्स में कुछ कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, जानबूझ के ये शेयर ऊपर नीचे तो नहीं लाया जा रहा। सर ऐसा होता है, हाँ जी ऐसा होता है, ठीक है, ऑल राइट। तो क्या बोला, देखो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या, कि कंपनी की फंक्शनिंग के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना है। अच्छा, इन दोनों के लिए हमने क्या करा सर, पहली चीज के लिए हमने कंपनीज एक्ट 2013 बनाया। आपको क्या करना होता है सर, आपको हर, जैसे अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करता हूं, जो लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, उनको हर 3 महीने में क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने होते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो शायद आपको पता होगा, आपने लॉ में पढ़ा होगा कि जो आपकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, अच्छा, उनको क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं, न्यूज़पेपर में आते भी हैं बेटा। कि भाई हमें हर 3 महीने में पता चलता है कि कंपनी कैसे फंक्शन कर रही है, ताकि इन्वेस्टर क्या कर सके, इन्वेस्टर डिसीजन प्रॉपर्ली ले सके किस कंपनी में पैसा डालना है, किस कंपनी में नहीं डालना है। ये सुनो सर, सेबी ने बहुत सारे रूल्स बनाए किसके लिए, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेट की फंक्शनिंग के लिए कंपनीज एक्ट 2013, हाँ जी, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी, अच्छा ठीक है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, अ कंपनी हैज टू फाइल अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अच्छा, एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर ये क्या होता है, ये तो हमको पता ही है क्या होता है, ये तो आप पढ़कर आए हो, आई एम श्योर कि ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि सर मोआ ओआ क्या होता है, हाँ जी नहीं,
क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपको मुझसे ज़्यादा ही बेटर पता होगा, ठीक है। कह रहा है जो मेमोरेंडम है इसमें क्या लिखा होता है, इसमें बेसिकली लिखा होता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। अच्छा, कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अच्छा, बेसिकली कंपनी और आउटसाइडर के बीच का जो रिश्ता है वो लिखा होता है मोआ में, कि कंपनी के शेयर कैपिटल फलाना डिंगाना वो सब चीज़ें लिखी होती है। और कंपनी का जो इंटरनल रिश्ता होता है वो लिखा होता है किसमें सर, ओआ में। हाँ ठीक है, इंटरनल रेगुलेशंस, ठीक है, वो किस में लिखी होती है सर, रूल्स रेगुलेशंस, ये आपके लिखे होते हैं एओए में। हाँ जी एओए में। ऑल राइट ठीक है, ओके आ जा। देखो देखो सर, द कंपनी सॉलिसिट्स आस्क फॉर, सॉलिसिट का मतलब होता है मंगवाना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर कंपनी को कैपिटल चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं, प्रोस्पेक्टस। ये हमको पता ही है बेटा, कुछ खास चीज़ें इसमें है नहीं। हाँ जी है नहीं, ठीक है। देयर आर एलेबोरेट प्रोविजंस इन द कंपनीज एक्ट एंड सेबी। अब प्रोस्पेक्टस जब वो इशू करते हैं तो भाई ऐसा नहीं है ना कि प्रोस्पेक्टस में आप कुछ भी लिख दोगे। अरे लिख देंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। प्रोस्पेक्टस में आपको क्या क्या लिखना है, उसके एविडेंस, उसके डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ। हाँ जी सब कुछ। ये नहीं कंपनी को आप पब्लिक को बोल रहे हो कि भाई हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, आप आ जाओ पैसे लगा दो, हम इस पैसे से ये करेंगे, तुम्हारे पैसे 4 गुना हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता, राइट। तो प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं। हाँ जी प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं, किसमें, कंपनीज एक्ट में, ये सर, और सेबी में। राइट, ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू एंश्योर दैट प्रोस्पेक्टस कंटेन सच ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। कुछ भी नहीं लिख सकते हो आप प्रोस्पेक्टस में, ओके ओके ओके, ठीक है। ताकि ताकि पब्लिक क्या करे सर, टू एनेबल द पब्लिक टू इन्फॉर्म अ इन्फॉर्म जजमेंट वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ जी ऐसा, ठीक है। ऑल राइट आ जाओ, बस खत्म होने वाला, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भाई कंपनीज को स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करवाना होता है। जो पता है कौन करता है, एवरीबडी, कौन करता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। सर स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट बेटा सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में एक ही इंसान के पास ये पावर है। किसके पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास। क्या बात कर रहे हो, यस सर। सीएस को करना होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, हम जाएंगे किसी कंपनी के पास, कंपनी ने पूरे साल में जो भी किया है अकाउंटिंग, जो भी ट्रांजैक्शंस करी है, लॉ का पालन करा है, वो सब चेक करना हमारी जिम्मेदारी है सर। हमारी जिम्मेदारी है कि कंपनी ने लॉ का पालन किया है या नहीं किया है, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी एंड पब्लिकेशन ऑफ इट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स। आपको पता है उनको 3 महीने में करनी होती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स का मतलब 3 महीने, ठीक है। उसके बाद सेबी ऑल्सो, सेबी क्या करती है, ऑल्सो ओवरसीज द सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग ऑफ द कंपनी शेयर्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लिस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, सेबी नजर मारती रहती है कि कौन से कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं तो सेबी की नज़र रहती है कि भाई कंपनी में हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने नहीं चाहिए, या तो धीरे धीरे बढ़ेगा हाँ, या नीचे आएगा, जो भी है। अगर 20% ऊपर 20% नीचे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत चल रही है भाई। हाँ जी राइट सर, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। द सेबी ऑल्सो ओवरसीज द सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग ऑफ द कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लिस्टिंग। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लिस्टिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे भाई, कि जब आप अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाते हो, जैसे अभी मामार्थ का हुआ, हाँ जी यस, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें लिखी होती हैं उन सबका आपको पालन करना है। हाँ जी, उन सबको आपको कंप्लाई करना होता है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं और कुछ भी नहीं है। ऑल राइट आ जाओ, यस। पब्लिकली ट्रेडेड और लिस्टेड कंपनीज, हाँ जी कौन सी कंपनी होती है जो आपके सच स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही है, हाँ जी राइट। दे हैव टू मीट स्ट्रिंजेंट, वेरी हार्श, वेरी वेरी, आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा कठोर आपके लिए नियम बनाए गए, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ बोथ द कंपनीज एक्ट एंड सेबी, ये तो हमको पता ही है ना, सब पता ही है, हाँ जी पता ही है। ओके ओके ओके, ठीक है सर। इससे क्या होता है, दिस इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंसेस। हमने पढ़ा कि एलएलपी में ये सब चोचले नहीं होते हैं, हाँ किसमें है सर, कंपनी में, पब्लिक कंपनी में। इन कॉन्ट्रास्ट प्राइवेट कंपनीज हैव लेसर कंप्लाइंस। सर प्राइवेट कंपनी में ये सब नहीं होता है, क्वार्टरली रिजल्ट ये सब पब्लिक कंपनी को करना होता है। प्राइवेट कंपनी में क्या है, प्राइवेट कंपनी में पब्लिक का पैसा नहीं है ना सर, जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व होती है ना वहीं पे सब चोचले हैं ये कि पब्लिक का पैसा डूब ना जाए। प्राइवेट कंपनी में क्या है कि अपने 200 मैक्सिमम लोग हो सकते हैं सर, प्राइवेट कंपनी में 200 ही लोग हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है राइट। अब आपस का ही उनका पैसा लगा हुआ है, पब्लिक इन्वॉल्व है नहीं, हाँ तो इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस उन पर अप्लाई नहीं होते। समझ लो आप, देखो सर, दे हैव लेसर कंपनीज टू मीट एंड हैव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर इंटरनल फंक्शन।
जितना जितने आपने सेबी पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, रूल्स रेगुलेशन लगा रखे हैं, उतने प्राइवेट कंपनी में नहीं है, ठीक है। द लॉ प्रोवाइड्स दीज प्रिविलेजेस टू द प्राइवेट कंपनी, प्रिविलेजेस टू द प्राइवेट कंपनीज बिकॉज दे आर क्लोजली हेल्ड एंड द ओनर्स हैव ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है सर? देखो बेसिकली क्या है, हाँ जी सर, देखो बात ऐसी है कि पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी में क्या मैं एज अ शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज, हाँ जी, क्या मैं उनके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हूँ क्या? नहीं रे मेरी कोई नहीं सुनता बेटा, मेरा कोई नहीं सुनता, हाँ जी, कोई नहीं सुनता। इसका मतलब क्या, पब्लिक कंपनी में साफ है कि आपके ओनर्स अलग और मैनेजमेंट अलग। क्योंकि आपके शेयर होल्डर्स पूरे भारत में फैले हुए हैं, यस सर, तो वो तो कंपनी को मैनेज कर नहीं सकते हैं, तो मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट टीम बिठाई गई है। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टर्स, बोर्ड और डायरेक्टर्स बिठाए गए हैं, अच्छा ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, क्योंकि गिने चुने लोग हैं, हाँ, तो वही कंपनी को मैनेज भी कर लेते हैं। प्राइवेट कंपनी में ओनर्स और मैनेजमेंट इतने ज़्यादा अलग नहीं होते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्या बोल रहा है, कह रहा है द लॉ प्रोवाइड्स दीज प्रिविलेजेस टू द प्राइवेट कंपनीज बिकॉज दीज आर क्लोजली हेल्ड एंड द ओनर्स हैव ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल द मैनेजमेंट, ठीक है। देर इज लिटिल सरप्राइज दैट इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इज न्यूमेरिकली, हाँ जी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कि इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इज न्यूमेरिकली डोमिनेटेड बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज तो गिनी चुनी है बेटा, आप लिस्ट निकालोगे आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट में कितनी लिस्टेड है, ये सुनो। जो मेजॉरिटी कंपनीज हैं वो प्राइवेट लिमिटेड ही हैं, हाँ जी वो प्राइवेट लिमिटेड ही है, ओके ओके ओके। इनफैक्ट द वर्ल्ड ओवर देयर हैज़ बीन अच्छा, इनफैक्ट दैट द वर्ल्ड ओवर देयर हैज़ बीन अ डिस्टिंक्ट ट्रेंड टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे सर, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि भाई पब्लिक कंपनीज आपकी कम हो रही है, और पब्लिक कंपनीज, ऐसे भी बहुत सारी कंपनी है जो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑल यही बोला गया, हाँ जी ये बोला गया। अब हमें क्या पढ़ना है सर, अब हमें पब्लिक और प्राइवेट में थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ना है, और हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी। चलो आ जाओ फटाफट से, एवरीबॉडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला बहुत ही आसान है, फटाफट से खत्म करेंगे, यस सर। देखो सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, हमको पता है कि प्राइवेट कंपनी में कितने चाहिए, 2, और पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए, 7। ये सब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि भाई प्राइवेट में 2 चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है, हाँ है ना। कि भाई यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में 2 लोग कम से कम चाहिए कंपनी बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे हो भी कितने सकते हैं, 200। पब्लिक में आपको 7 चाहिए, पब्लिक कंपनी 7, लिमिट कोई नहीं है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कंपेरेटिव असेसमेंट देखो क्या बोलता है, कह रहा है लोअर नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स टू ईज ऑफ, अच्छा टू ईजेस ऑफ फॉर्मेशन। क्या मतलब है, कह रहा है अगर आपके मेंबर्स कम है ना प्राइवेट कंपनी में, वो इसलिए है ताकि आपको कंपनी बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, अच्छा राइट ठीक है। अपर लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट ऑन द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी पुट्स ऑन इट्स डिस्पोजल एनॉर्मस फंड्स। इसका मतलब क्या बोलता है, कह रहा है क्योंकि कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी में, तो पैसों की भरमार होगी, पैसों की कोई भी आपके पास दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई कमी नहीं होगी। ओ ये बोल रहा है, जाओ जब चाहो पैसे आप पब्लिक से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या हो गया सर, कि देखो मेरे पास कंपनी के शेयर है, हाँ मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये पब्लिक कंपनी में तो काफ़ी आसान है सर, फ्रीली ट्रांसफरेबल, कि अगर मेरे पास कोई शेयर है, अगर मैं आपको गिफ्ट भी करना चाहूँ तो मैं आपको गिफ्ट भी कर सकता हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी में हो सकता है लेकिन कुछ कंडीशंस है, तो कह रहे हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिटेड नहीं है। एक चीज़ होती है प्रोहिबिटेड होना, कि कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, राइट एवरीबॉडी। उतना आसान नहीं है, कुछ चीज़ें आपको फुलफिल करनी होंगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको करने होंगे, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। पब्लिक कंपनी में तो मैं कुछ नहीं करना, आपको ट्रांसफ़र करना है आपको कर सकता हूँ मैं, ठीक है। लिस्टिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी एड्स टू देयर लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि देखो कि मान लो मेरे पास आज रिलायंस या टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं, हाँ मैं जब चाहूँ उसको सेल कर सकता हूँ। सेल का मतलब क्या हो गया, देखो सेल का मतलब होता है कि मैंने आपको थोड़ा बहुत तो समझाया था बीसी के चैप्टर 6 में, कि शेयर्स की ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। अगर मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं तो इसका मतलब सामने कोई और बायर होगा मार्केट में जो खरीदना चाहता होगा, राइट एवरीबॉडी, इतना मैंने आपको समझाया था, हाँ जी। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने शेयर्स बेच सकता हूँ, यस सर, जब चाहूँ। जिस प्राइस पे बायर मेरा सामने वाला खरीदने को तैयार होता होगा उस प्राइस पे मैं बेच सकता हूँ, हाँ जी बेच सकता हूँ। तो
तो भाई इसका मतलब वो लिक्विडिटी है आपके पास। अगर आपको आज पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको बेच के पैसे रिकवर कर सकते हो। यस नो, सो दैट इन्वेस्टर्स मे एनकैश द शेयर्स वेन एवर नीडेड। एब्सोल्युटली यस, आपके पास पैसे आ जाएंगे। हाँ जी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, अगेन प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 3। पब्लिक कंपनी में हमेशा ज़्यादा ही चाहिए होंगे, पब्लिक कंपनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, वहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है ठीक है। तो मेंबर्स 2 चाहिए, उसमें 7 चाहिए, मैक्सिमम 200, कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर्स कम से कम 2 चाहिए और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 चाहिए। नॉट ऑफ मच कॉन्सिक्वेंस, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। स्मॉलर बोर्ड साइज एड्स टू द इंटरनल एफिशिएंसीज। क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पे कम डायरेक्टर्स हैं तो कह रहे हैं जितने कम लोग होंगे, हाँ, उतने कलेश कम होंगे। एक तरीके से वही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जितने कम लोग कितने कम लोग होंगे डिसीजन लेने वाले, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा दिमाग उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन। ऐसा ना, कह रहा है स्मॉलर बोर्ड साइज, जितना बोर्ड साइज आपका छोटा होगा उतनी एफिशिएंटली आप काम कर पाओगे, उतना जल्दी आप काम कर पाओगे, उतना तेज़ी से आप डिसीजन ले पाओगे। हाँ जी, सब बात तो सही है। ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद लास्ट के 2 पॉइंट है, फटाफट से पढ़ेंगे। हाँ जी, फटाफट से पढ़ेंगे। क्या बोलता है? कह रहा है प्राइवेट कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड, इनको नहीं बनानी कौन सी कमिटीज? बहुत सारी कमिटीज। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटिंग सच कमिटीज। अब जो मैं कमिटीज के नाम ले रहा हूँ सर, जो मैं कमेटीज के नाम ले रहा हूँ वो कमेटीज पब्लिक कंपनीज को बनाना मैंडेटरी होती है। कौन सी कंपनीज के नाम ले रहा हूँ सर मैं? ये देखो, सबसे पहला ऑडिट कमेटी, यस सर, सीएसआर कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेवल्यूशन कमेटी। सर ये कमेटी करती क्या है? ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, आप बाद में पढ़ोगे, आपके सिलेबस में है आगे जाके, ऑडिट में आप पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन हमको ये सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जितनी भी कमेटीज़ हैं ये पब्लिक कंपनी को बनानी है, क्योंकि पब्लिक कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ, तो हमने स्पेसिफिकली कुछ कुछ चीज़ों के लिए अलग अलग कमेटी बना दी, जैसे जैसे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, जो भी आपके बड़े बड़े लोग होते हैं डायरेक्टर्स, उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करने के लिए अलग कमेटी, ऑडिट के लिए अलग कमेटी, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अलग कमेटी, स्टेक होल्डर जो आपके हैं उनकी कंप्लेन सुनने के लिए अलग कमेटी। तो ये सारे के सारे जितने भी चोचले हैं किनको किनको करने हैं? पब्लिक कंपनी को करने हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या ही करना है भाई, छोटी कंपनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही। दीज कमिटीज आर टू बी मैंडेटरली कॉन्स्टिट्यूटेड, किसके? पब्लिक कंपनी को। ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहे मोर लिबरल आज़ादी, अ गवर्नेंस रेजिमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनीज एग्जिस्ट बिकॉज कॉमन मैन मनी इज नॉट। इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं यार प्राइवेट कंपनी आज़ाद है इन सब चीज़ों से, प्राइवेट कंपनी में इतना कोई निगरानी रखने वाला नहीं है, प्राइवेट कंपनी के सर के ऊपर डंडा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास पब्लिक का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा पब्लिक कंपनी के पास है, तो इसलिए पब्लिक कंपनी में इतने सारे डंडे हैं सर पे कि ढंग से काम करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। राइट, बात समझ में आ गई? मोर लिबरल का मतलब समझते हो ना, लिबरल है, आज़ाद है वो। हाँ जी, गवर्नेंस रेजिमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज में बहुत ज़्यादा गवर्नेंस नहीं है, उनके एक्टिविटीज़ पे इतनी निगरानी रखने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, ऑलराइट। इट कैन स्टार्ट बिजनेस अपॉन इनकॉर्पोरेशन। जो आपकी प्राइवेट कंपनीज होती है, हाँ, इनको आपने पढ़ा होगा, मुझे बताना आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है आरओसी से। जैसे ही उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, यस सर, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एवरीबडी फटाफट से मुझे बताएंगे बेटा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि जैसे ही उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? पढ़ा है आपने, बिल्कुल। लेकिन पब्लिक कंपनी के पास एक और कंडीशन है, क्या? उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अलावा, यस सर, उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ता है। सर एक और सर्टिफिकेट होता है, यस सर, यस, ठीक है। आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई, आपको आरओसी से क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद से 180 डेज ऑफ ऑब्टेनिंग COI आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्यों लेना पड़ता है, ये आप अपने लॉ वाले टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पब्लिक कंपनीज को एक एडिशनल सर्टिफिकेट भी लेना होता है। हाँ जी, एडिशनल सर्टिफिकेट भी लेना होता है, जिसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ऑल राइट, कह रहा है फ्यूअर फॉर्मेलिटीज एड टू द अट्रैक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओ क्या कह रहा है? कह रहा है फ्यूअर फॉर्मेलिटीज एड टू द अट्रैक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या मतलब इसका? कह रहा है प्राइवेट कंपनी में इतना कुछ नहीं है भाई। आपने क्या करा, आप आरओसी के पास गए, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, बिजनेस चालू कर दिया।
पब्लिक कंपनी में और भी चौचले हैं। अच्छा ठीक है, ऑल राइट ठीक है, ऑल राइट सर। मेन चीज़ ने क्या लिखी है, कह रहा है देखो कॉर्पोरेटाइजेशन कह रहा है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है इसका मतलब, इसका मतलब ये देखो आज की डेट में ऐसा भी होता है, क्या होता है कि आज की डेट में आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर लो। मतलब सर, मतलब जब आप अपनी प्रोप्राइटरी फर्म को कॉर्पोरेट फर्म में कन्वर्ट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ जाती हैं, आपके जो कंप्लाइंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वही बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म्स, ये सर, दो देर इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी। ऐसा होता है। अगेन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस इतना सही है कि फॉर्मेलिटीज कम है, इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाँ, इसके अलावा जो भी लिखा है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट एवरीबडी। इसके बाद नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है सर। बिफोर वी क्लोज दिस चैप्टर, let us remind ourselves that foregoing discussion of the forms of business just deals with their broad distinctive features. The finer details, बारीकियाँ, अच्छा, have been left for subsequent papers, जो आपका लॉ का पेपर है बेसिकली, ठीक है, ऑल राइट, जो आपके इंटरमीडिएट में भी आएगा, ऑडिट वगैरह, दैट यू विल बी स्टडिंग। हाँ जी, जब आप सीए के और एग्जाम दोगे, बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ हाँ जी हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी के अभी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, यहाँ तक किसी को डाउट है? एवरीबडी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जितने भी एमसीक्यूज हैं देखते हैं कि आप सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिए, हाँ जी कर लिए, तो भाई हो जाएगा, इसका मतलब ये प्रूफ कि आपको चैप्टर आता है, नहीं तो पिटाई होगी। ऑलराइट, देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल शोइंग कॉलम्स ऑफ द नेचर ऑफ economic occupations and the corresponding characteristics of income and then choose the right solution। अच्छा ठीक है, आसान से, हाँ जी आसान से, ठीक है, आराम से 1 मिनट ले लो और देखो। सबसे पहले बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट। क्या लगता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इनमें से कौन सी इनकम को ज़्यादा डिफाइन कर रहा है? प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट, रेंट या फीस? एवरीबडी फटाफट से बोलेंगे बेटा। अराउंड 30 एमसीक्यूज हैं, जल्दी खत्म करते हैं और चैप्टर क्लोज करेंगे। सर एम्प्लॉयमेंट में तो वेजेस या सैलरी मिलती है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। अगर बात करेंगे प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में क्या मिलता है बेटा? जब आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करोगे, लॉयर जब प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर्स को आप क्या देते हो, क्या देते हैं? फीस देते हैं। वेरी नाइस, फीस देते हैं, हाँ जी फीस देते हैं। इसके बाद बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में क्या कमाते हो आप? सर बिजनेस करने से आपको क्या होता है? बिजनेस करने से हमको प्रॉफिट होता है। सही, क्या क्वेश्चन है राइट। लैंड या प्रॉपर्टी रेंटल, अगर आपके पास बहुत सारी लैंड है, आप उसको रेंट पे डाल देते हो तो आपको मिलता है रेंट उसके बाद लास्ट का क्या है सर? लेंडिंग, अगर आप पैसे देते हो, लेंड करते हो तो आपको मिलता है इंटरेस्ट। ये सर, ये आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, बी। ये सर, ई, बी ई ए, बी ए डी सी, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ सर, BEADC सर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। आ जाओ ज़रा सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर दूँ मैं। देखो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं भागेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्टिंग्विशेस बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप? हमने पढ़ा था सर, हमने बिल्कुल पढ़ा था कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में मेन डिफरेंस किस चीज़ का होता है? सर एंटरप्रेन्योर्स आर द बिजनेस ओनर्स टू। हाँ, तो ऑल बिजनेस ओनर्स आर एंटरप्रेन्योर्स टू। दोनों को डिफरेंशिएट क्या करता है? एंटरप्रेन्योर सीक आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड परस्यू इनोवेटिव बिजनेस आइडिया। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या देखा था कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप को हम जो डिफाइन करते हैं वो बेसिकली किस चीज़ से डिफाइन करते हैं कि ये या तो ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अगर कल को आप चाय की दुकान खोलोगे तो आप कौन कहलाओगे? आप कहलाओगे बेटा बिजनेस ओनर, हाँ जी, एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाओगे आप। राइट एवरीबडी, ठीक है, ओके। थर्ड क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी? हमको बताना है इन चारों में से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। सबसे पहले सेल ऑफ, देखो बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या था? जो रेगुलर होनी चाहिए, जिसमें आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है, ऑलराइट। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय अ हाउस होल्ड फॉर अ प्रॉफिट,
ओह सर, मुझे बताओ क्या पहला वाला जो है, क्या ये हमारा बिजनेस कहलाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड मतलब सर आपके घर में आपका पुराना फर्नीचर आपने बेचा, क्या ये बिजनेस है आपका? नहीं, आपका बिजनेस नहीं है। दिस इज नॉट योर रेगुलर ट्रांजेक्शन, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, तो ये नहीं आएगा। अ कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर, हाँ जी, सेल के लिए, ये आपका बिजनेस आएगा, ठीक है। स्टील फर्नीचर की इंडस्ट्री, ठीक है। डोमेस्टिक अप्लायंस की इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है, राइट एवरीबडी। हाँ, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं होता? हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे 4 इकोनॉमिक, यस सर। उसके बाद पहले तो मेरे को ऑब्जेक्टिव के नाम बताओ। सर इकोनॉमिक पढ़ा हमने, बिल्कुल पढ़ा। चलो 2 मैं बताता हूँ, 2 आप बताओ, ठीक है। इकोनॉमिक, ऑर्गेनिक, तीसरा चौथा नाम बताओ एवरीबडी। आंसर बताने से पहले चारों ऑब्जेक्टिव के नाम आपको पता होने चाहिए ना। एक तो इकोनॉमिक था जिसमें पैसों की बात होती है, उसके बाद ऑर्गेनिक जो इनहेरेंट से होते हैं, सर्वाइवल वाला, ठीक है, ऑर्गेनिक। तीसरा सोशल, वेरी गुड। और फोर्थ एनवायरमेंट वाला, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? सर सेल्स की ग्रोथ, जब नंबर्स की बात हो रही है, इट्स एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इंप्रूवमेंट इन द मार्केट शेयर, इट्स एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट एंड रिटर्न की बात हो रही है, इकोनॉमिक। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सर ये एनवायरमेंट वाले में जाएगा, हाँ एनवायरमेंट वाले में जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। आ जाओ फिफ्थ की बात करते हैं। ऑल राइट, फिफ्थ क्या बोलता है? ट्रेडिंग इम्प्लाइज बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। हमें पता है, आगे बताओ। अप्लाइंग दिस क्राइटेरिया, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड नॉट क्वालिफाई एज ट्रेडिंग। आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं और आपको ये बताना है कि ट्रेडिंग हमारा कौन सा नहीं होता है। सबने बोला सी। परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, मैंने मैन्युफैक्चर से बल्क में परचेज करा और आगे बेचा, सर ट्रेडिंग है। बाइंग फ्रॉम होलसेलर, सेलिंग इट टू कंज्यूमर्स, ट्रेडिंग है। बाइंग फॉर सेलिंग के लिए नहीं है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। सो दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज नॉट ट्रेडिंग। अगर आप खुद ही खाने के लिए ले रहे हो, सर वो ट्रेडिंग नहीं है, वो कंजम्पशन एक्टिविटी है, ठीक है। 6 की बात करते हैं, देखो कितना आसान है सर, इसी में से आते हैं, हाँ देखो आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस रिक्वायर्स रेंडरिंग ऑफ सर्विस बेस्ड अपॉन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मेंबरशिप ऑफ एन एक्रीडिएशन एंड असेसमेंट बॉडी? सर कितना आसान है। प्रोफेशन, जहाँ जैसे ही आपने पढ़ा क्या सर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मेंबरशिप। सर दिमाग में क्या आया, सीए। सर दिमाग में क्या आया, सीए, तो उसका मतलब प्रोफेशन, हाँ जी प्रोफेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है ओके। उसके बाद बात करते हैं सर 7th की। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज 7th। अगेन इट्स वेरी इजी। सर क्या बोलता है, इजी। अगर मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे बदले में रेम्यूनरेशन मिल रही है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट है। क्या है सर, एम्प्लॉयमेंट है, वेरी आसान, कुछ भी तो नहीं है चैप्टर में। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द बेस्ट जॉइंट हिंदू HUF बिजनेस? आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके जॉइंट हिंदू बिजनेस को डिस्क्राइब कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स द बेस्ट जॉइंट हिंदू या HUF बिजनेस? तो देखो आ जाओ। इट्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस पर्टिकुलर टू एंड रिकॉग्नाइज एज सच इन इंडिया, ऑब्वियसली बात है, ये इंडिया की बात कर रहा है, ये तो सही है, हाँ ये तो सही है। एवरी फैमिली बिजनेस इज इन फैक्ट, ना ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो तो HUF ही है, हमने पढ़ा था कि सर ऐसा नहीं है, आपको HUF के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। हाँ, एक बार आपने रजिस्टर कर लिया, आप HUF का बिजनेस बन चुके हो, तो मेंबर जो होंगे जिनका बर्थ होता जाएगा वो बाय डिफॉल्ट आपके HUF का पार्ट बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो वो HUF ही होंगे। आप फैमिली में पार्टनरशिप कर सकते हो, आप LLP फॉर्म कर सकते हो। जिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में मैंने ट्रेनिंग करी थी, वो बेटा कौन थे, 2 बेटे और पापा जी की, हाँ जी राइट, तो वो क्या फैमिली में ही कर रहे थे, लेकिन वो LLP फॉर्म थी। ऐसा तो ऐसा नहीं होता। इन HUF बिजनेस देयर इज अ फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस, ऑब्वियस ही बात है ही फैमिली की बात ही यहाँ पे, F से फैमिली है यहाँ पे, हाँ जी, तो आइदर A और C। सर आइदर A, हाँ और C, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 9th की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिजनेस इम्प्लाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिजनेस जो अगर हम बात करते हैं तो वो भाई वो क्या डिपेंड कर रहा है, वो क्या उसका मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपल सी बात है, हम वो बेसिकली 3 चीज़ों की बात करता है ना सर। 3 P's की बात करता है, वो प्रॉफिट की भी बात करता है, वो पब्लिक की बात करता है, यस सर, वो पीपल की बात करता है, और वो उसके बाद प्लानट की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो फ्यूचर की बात कर रहा है। कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट।
आपका अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, हार्मनी विद नेचर, इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव है, बिल्कुल सही बात है, सबने बोला डी। कितने आसान है यार ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइजेज द बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कह रहे हैं इनमें से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको बताना है। अच्छा, स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइजेज द नॉन इकोनॉमिक, तो देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये तो गलत बात है। अगर कल को मैं कुछ डोनेशन भी करना चाहूँगा तो मुझे पैसे चाहिए, हाँ जी बिल्कुल सही भाई। अगर मुझे कल को सर लेट्स से एनिमल्स के लिए, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए कोई घर बनाना है, हाँ पैसा चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। दीज एक्टिविटीज डू नॉट एंटेल एनी ऑपरेशनल कॉस्ट, ये गलत बात है। ठीक, ऐसा नहीं होता। पैसा लगता है उसमें, ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है, उसको मेंटेनेंस की कॉस्ट लगती है, हाँ जी। दीज आर अंडरटेकन बाय एस्थेटिक्स। अच्छा मुझे बताएगा इसका मतलब क्या होता है, कौन है एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, एनीबडी? क्योंकि आप सबने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी। हाँ, कोई मुझे बताओ बेटा एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है? सन्यासी, मान्य, गुड जॉब, वेरी नाइस। हाँ जी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सारी मोह माया छोड़ चुके हैं, यस और नो, राइट, इन मोह माया से दूर जा चुके हैं, सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ जी ने The underlying purpose of these activities is not earning a livelihood but social, psychological, spiritual satisfaction, ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, द इंडियन कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ, इंडियन कंपनीज एक्ट, हाँ जी 2013 की जो बात करते हैं हम, दे प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। सर सारी कंपनीज का रजिस्ट्रेशन, जितनी भी कंपनीज आपकी हैं, वो स्मॉल कंपनी है, वो डोरमेंट कंपनी है, जो भी कंपनी है वो सारी इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपके कंपनीज एक्ट के अंडर ही होता है। ठीक है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सोल प्रोप्राइटर इज अ बिजनेस यूनिट हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, LLP firm may be constituted, अच्छा, HUF business may be formed by group of people who do not belong to family, अच्छा ठीक है, और हिंदू इंक्लूड्स बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख फैमिलीज। हाँ जी, क्या लगता है? सबने बोला सी, क्यों? क्योंकि सर यहाँ लिखा है डू नॉट बिलोंग टू फैमिली। HUF तो बनती ही फैमिलीज में, क्या दोस्तों के बीच में हम बना सकते हैं? नहीं सर, लेकिन दोस्त और फैमिली वो वाली फैमिली नहीं बेटा, दूसरी फैमिली, राइट। ओके ओके, तो ये गलत है, हाँ जी ये गलत है, ऑल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अगेन आपसे पूछा गया है, बताओ इनमें से गलत क्या है। विच वन इज रॉन्ग, विच वन इज इनकरेक्ट, हाँ जी विच वन इज इनकरेक्ट एवरीबडी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रैशनैलिटी, याद है आपको? हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लो या फिर रैशनैलिटी की बात करो, याद होना चाहिए, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय इमोशनल और सेंटिमेंटल फोर्स, ये तो सही बात बोल रहा है। दीज आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट लाइफ, अरे यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, गलत बात है ना भाई, ये तो बहुत गलत बात है सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको बताना है इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो गया वहाँ पे तो है ही सर, ये इकोनॉमिक है। हाँ, प्रोडक्शन कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अच्छा ठीक है। सर्विस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल एड बाय डॉक्टर, सर क्योंकि फ्री है, हाँ जी इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ओके सर, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अभी पढ़ा है हमने, हमने अभी पढ़ा, कितना सर? 200। 15 MCQ बेटा यूं ही हो गए, समझ गए ना क्या है BCK में? ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है वो 16th में। ठीक है, बताओ भाई। प्राइवेट कंपनी हैज़ मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, सर ये तो सही है। पब्लिक कंपनी हैज़ मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट, ये भी सही है। प्राइवेट कंपनी आर फ्री ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सर यही तो गलती कर दी। प्राइवेट कंपनी नहीं, पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो होते हैं आपके फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट देयर मे बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1% कंपनी, ये तो सही है। हाँ, इसका मतलब हमारा सी गलत है, हाँ जी हमारा सी गलत है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू द पार्टनरशिप, इनकरेक्ट है बेटा, ध्यान से। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, हाँ जी इनकरेक्ट पूछ रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल ओनरशिप, सबसे पहली चीज हमने यही पढ़ी थी कि पार्टनरशिप इज कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल ओनरशिप होती है, सही बात है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, हो सर ये तो हमारा सपना है पार्टनरशिप का, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है ना।
पार्टनरशिप में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड होती है, राइट एवरीबॉडी। हाँ ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ओके अब देखो क्या बोलता है, कह रहा फाइंड द ओड वन आउट, ऑड वन आउट। अच्छा ऑड वन आउट आपको निकालना है, चारों में से कौन सा ऑप्शन ऑड वन आउट है, ठीक है। 18 से 21 तक। अ पार्टनरशिप में बी फॉर्म टू कैरी ऑन, अब इसको थोड़ा मार्क करना है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ पार्टनरशिप में बी फॉर्म ये सर टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, सोशल एंटरप्राइज। मार्क करके रखना, हाँ क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे किसमें, इन दोनों ऑप्शन में, बी या डी में। हाँ जी बी या डी में, राइट। अब मुझे पता है मैं पार्टनरशिप में हाँ जी ट्रेड कर सकता हूँ, प्रोफेशन कर सकता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। एम्प्लॉयमेंट या सोशल एंटरप्राइज, सर इन दोनों में कन्फ्यूजन है। देखो प्रोफेशन का मतलब क्या है, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलके पार्टनरशिप ओपन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है क्या उसमें? नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉयमेंट कैसे, मतलब समझ में आ रहा है आपको? सर अगर मैं पार्टनरशिप, हमने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप में है उसमें बिजनेस होता है। सर पार्टनरशिप शुड बी, ये सर यस फॉर बिजनेस ना, क्या पार्टनरशिप में बिजनेस होता है? हाँ बिजनेस होता है। तो पार्टनरशिप में बी फॉर्म टू कैरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, सर यही तो गलत है, यही गलत है। इसका मतलब ऑड वन आउट तो हमारा बी है। हाँ अब कुछ बच्चों ने डी बोला है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटा एक्चुअली पहले इंस्टीट्यूट में डी था आंसर। क्या बात कर रहे हो? जो पहले वाली आई थिंक वो थी, लेकिन मैं आपको समझाऊं, सोशल एंटरप्राइज अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सोशल एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। सोशल एंटरप्राइज का मतलब होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, हाँ, लेकिन साथ साथ में आप सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो। सर सोशल एंटरप्राइज का मतलब क्या हो गया? सोशल एंटरप्राइज का मतलब हो गया कि आप बिजनेस तो कर रहे हो, हम बिल्कुल कर रहे हो, राइट, यू आर एक्चुअली मेकिंग मनी, यू आर एक्चुअली अर्निंग प्रॉफिट्स, हाँ, बट कीपिंग इन माइंड योर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ आपके सोशल ऑब्जेक्टिव भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एनपीओ, आप बोल सकते हो यस सर यस, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, हाँ आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, राइट, लेकिन साथ साथ आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, बिल्कुल है, राइट। तो मैं बोलूँगा कि सोशल एंटरप्राइज के लिए, सोशल एंटरप्राइज के लिए फिर भी आप पार्टनरशिप क्या कर सकते हो? कर सकते हो। मतलब मान लो 4-5 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई, उन्होंने बोला यार कि कुछ अच्छा काम करेंगे सोसाइटी के लिए। बिजनेस कर रहा हूँ मैं, मान लो 4-5 लोगों ने कोई सीए की फर्म भी बनाई है, लेकिन जितना पैसा वो कमा रहे हैं उसका बहुत सारा पैसा वो सोसाइटी में ही कंट्रीब्यूट कर देते हैं। आप बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं सोसाइटी के लिए ही क्या कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ, मैं मेजॉरिटी, उसको मैं बोलता हूँ सोशल एंटरप्राइज। तो अगर मुझे बी या डी में से किसी को चुनना होगा तो दैट विल बी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो साफ साफ गलत है ना यहाँ पे। सर एम्प्लॉयमेंट तो साफ साफ गलत है, हाँ जी एम्प्लॉयमेंट साफ साफ गलत है, इट्स अ क्लियर कट आंसर। तो इसका मतलब अगर मुझे ऑड वन आउट चूज करना होगा तो दैट विल बी, सर दैट विल बी आपकी एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी बेटा, अब बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ पे बिजनेस, मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे सोशल एंटरप्राइज अगर आप सर्च करोगे तो मैं बिजनेस तो कर ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यस सर यस मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जी बिजनेस से मैं जो प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, यस सर, उससे मैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यस सर, दैट इज कॉल्ड सोशल एंटरप्राइज। एम्प्लॉय देखो, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं हो सकता? पार्टनरशिप में बी फॉर्म टू कैरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आपने पार्टनरशिप बनाई है, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, काम सैलरी थोड़ी मिलेगी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट ही मिलेगा ना। एम्प्लॉयमेंट तो पार्टनर्स, पार्टनर्स एम्प्लॉय नहीं हो सकते ना। सर पार्टनर्स तो पार्टनर्स है, पार्टनर्स तो ओनर्स हैं, हाँ जी पार्टनर्स तो ओनर्स हैं। तो अगर पार्टनर्स की बात करोगे तो उनको तो प्रॉफिट ही मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है? एवरीबडी क्या बात समझ में आ गई है? सतीश बेशक पार्टनर को सैलरी मिलेगी लेकिन प्रॉफिट तो मिलेगा ही ना उनको, राइट। पार्टनर्स को आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में तो नहीं डाल पाओगे ना। बेटा अगर आपको सोशल ऑब्जेक्ट करना है तो आप सेक्शन 8 में जाओ, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, मैंने पहले इसको बोला कि मार्क कर लेना
क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू बनाया गया है, पता नहीं क्यों बनाया गया है, राइट। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सोशल एंटरप्राइज का मतलब है यहाँ पे वो आपको डायरेक्टली एनपीओ नहीं बोल रहा है कि सर एनपीओ लिख दिया, नहीं, वो आपको बोल रहा है कि भाई आपका एक ऐसा बिजनेस है जो एक तरीके से सोशल एंटरप्राइज है, कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं हाँ उसका बहुत सारा पार्ट आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एनपीओ में क्या होता है, एनपीओ में आप बेसिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो बाहर वाले फंड्स के लिए कि डोनेशन आएगी, यस सर, डोनेशन आएगी तो ही आपका काम चलेगा, डोनेशन नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा, मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सोशल एंटरप्राइज का मतलब है कि आप किसी भी बाहर वाली फंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होते। मैं खुद बिजनेस करूंगा, मैं खुद पैसा कमाऊंगा, हाँ, और खुद मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा। आप बात समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस है, राइट एवरीबॉडी। सर दोनों में डिफरेंस है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट। अरे तुम पता क्या, तुम जा रहे हो लॉ की लैंग्वेज में, अगर लॉ की लैंग्वेज में जाओगे तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा कभी। मैं अगर उन दोनों ऑप्शन में से आपको ये समझा रहा हूँ कि मोर अप्रोप्रिएट इज एम्प्लॉयमेंट, तो उसका बस यही समझो कि सोशल एंटरप्राइज का मतलब बस इतना सा है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन मुझे डोनेशन लेके नहीं करना। तो बताओ मैं कैसे करूँगा, आप खुद सोचो। अगर मान लो सर हम 2-4 दोस्त हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेरे को डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे लोगों से पैसा मांगना नहीं है, मुझे लोगों से पैसा नहीं मांगना है, तो बताओ मैं क्या करूँगा, बिजनेस करूँगा ना। तो हमने क्या डिसाइड किया कि भाई बिजनेस करते हैं, ये सर बिजनेस करते हैं, बढ़िया बिजनेस करेंगे, हाँ पैसा कमाएंगे और फिर सोसाइटी के लिए कुछ कर लेंगे। कुछ पैसा अपने लिए, ताकि भाई मेरी खुद के भी घर घर चलाना है मुझे, हाँ जी बिल्कुल, घर घर से चलानी है, अपने लाइवलीहुड के लिए बहुत सारा पैसा सोसाइटी के लिए, वो हो गया मेरा सोशल एंटरप्राइज। तो क्या वो मैं पार्टनरशिप में कर सकता हूँ, हाँ वो पार्टनरशिप में कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ जी 19 देखो, देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन, सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, सर ये हम पढ़ चुके हैं, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन नेचुरल पर्सन, यस सर, आर्टिफिशियल पर्सन, अच्छा ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स, ओहो हो सर आंसर क्या है, पार्टनरशिप फर्म्स। अगर आप देखोगे ऑड वन आउट, क्या आप नेचुरल पर्सन, हाँ बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन में कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इसका हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया था, हाँ। पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे क्या है, ऑड वन आउट, क्योंकि वो गलत भी है, ठीक है, ऑलराइट। एच यू एफ कैन कंप्राइज मेंबर्स ऑफ, एच यू एफ में क्या क्या आ सकते हैं, हमने पढ़ा भी था, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है, ऑलराइट। अब देखोगे ऑड वन आउट आपको क्या दिख रहा है, सर ऑड वन आउट हमको दिख रहा है मुस्लिम फैमिली, क्योंकि वो एच यू एफ का पार्ट नहीं बन सकते। डी एवरीबडी, हाँ जी। और 21st जो आपका इसमें लास्ट पार्ट है 1821, द एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोफेशन डज नॉट इंक्लूड, आपको ऑड वन आउट बताना है, यस सर यस, द एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोफेशन डज नॉट इंक्लूड, एवरीबडी सबसे सही क्या आंसर है सर इसमें, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट। सर फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं होता है ना, नहीं होता है, नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है सर, यहाँ पे इन्होंने लिखा है फ्रॉम गवर्नमेंट। आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम एक अलग से जो बॉडी होती है, ऐसे ना, जो आपकी प्रोफेशनल बॉडी है, आपको उससे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट से नहीं मिलता है। रेंडरिंग ऑफ स्पेशलाइज सर्विस, कोड ऑफ कंडक्ट, ये दोनों पार्ट सही है, हाँ जी ये दोनों पार्ट सही है, ठीक है, ऑलराइट। आपका ऑड वन आउट खत्म हो चुका है, फटाफट से आते हैं 22 पे। कह रहे इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस डू द ओनर्स, यस सर, हैव ऑब्लिगेशंस टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज फ्रॉम पर्सनल वेल्थ एज वेल इफ द बिजनेस मनी एंड एसेट्स आर नॉट इनफ। इन चारों में से आपको बताना है अपर्णा, क्योंकि हाँ तो सेल्फ इम्पोज का मतलब हुआ कि आपने खुद से बनाया ना, सारे प्रोफेशनल्स की जो प्रोफेशनल बॉडी है, हाँ उन्होंने बनाया ना, किसी बाहर वाले गवर्नमेंट वगैरह ने नहीं बनाया आपके लिए। जो प्रोफेशनल्स की बॉडी है उनका ही कोड ऑफ कंडक्ट है, सीएस का जो हमारा इंस्टीट्यूट हो गया फॉर एग्जांपल, उन्होंने ही बनाया है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, आपके ऊपर ही एप्लीकेबल है वो, और किसी सीएस के ऊपर और किसी प्रोफेशनल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो। 22 फटाफट से बताओ। एच हाँ जी बिल्कुल, क्यों, प्राइवेट कंपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पब्लिक कंपनी एलएलपी हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। एचयूएफ में ऐसा होता है जहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। So what are the two animal references in the stock market jargon? सर स्टॉक मार्केट में, ये सर स्टॉक मार्केट में दो एनिमल के रेफरेंसेस हमने लिए हैं, कौन से लिए हैं सर, बुल्स एंड बियर्स। कौन से लिए हैं सर, बुल्स एंड बियर्स, एब्सोल्युटली यस, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, ठीक है। आ जाओ 24th देखो, 24th क्या बोलता है सर, वी कैन क्लासीफाई ऑल सिमिलर बिजनेसेस
रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी है, अगेन बहुत ही आसान है। क्या सर? अ सिमिलर बिजनेसेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी है सर, इंडस्ट्री। यही तो बोलते हैं हम कि भाई जो बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे बिजनेस सेम काम कर रहे हैं, जैसे टेलीकॉम, हम क्या बोलते हैं? टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, यस सर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री। तो जो सारी कंपनीज एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है, एजुकेशन इंडस्ट्री। ग्रुप ऑफ फर्म्स सर इन्वॉल्व इन द सेम टाइम ऑफ एक्टिविटी, सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। अभी हमने पढ़ा सर which apex body of regulation oversees the governance of LLP? which apex body, कौन सी एपेक्स बॉडी है? अभी पढ़कर आए थे क्या? एमसीए। एमसीए इज द एपेक्स बॉडी ऑफ रेगुलेशन। हाँ जी। इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन, हाँ बेटा करेक्ट ऑप्शन टिक करने, इनकरेक्ट क्यों टिक करेंगे? ऑड वन आउट तो आपका कब खत्म हो गया? 18 से 21 खत्म हो गया बेटा वो तो। ठीक है, ऑल राइट। R26 देखो फटाफट से। In recent news articles from around the world, there has been increasing trend of privatization। अभी पढ़ा हमने कि भाई प्राइवेटाइजेशन बहुत चल रहा है। क्यों चल रहा है प्राइवेटाइजेशन? बेटा प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज एक ही है, क्या है? कि उनमें कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट कम होती है। उसके अलावा और कुछ तो क्या ही है? सर सबसे बड़ा उसका एडवांटेज यही होता है कि भाई अगर आप प्राइवेटाइज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? टू सेव द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। इसके अलावा तो क्या ही है। ठीक। Which of the following is not true? Not true about the LLP. Everybody. Which of the following, हाँ जी, is not true about a LLP? क्या आंसर है सर? देखो सेपरेटेड एंटिटी, हाँ जी, इन कॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी, गलत बात। इन कॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी। डेजिग्नेटेड पार्टनर, सही बात है। हाइब्रिड फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। Which of the following statements cannot be associated with business? Revenue and profits are core, बिल्कुल सही बात है। Only an educated person can start a business, ऐसा है क्या? नहीं, बहुत सारे बिजनेस हैं सर जिन्होंने जो हम बोल सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन है वो नहीं लिए, स्कूल नहीं गए हैं ज़्यादा, फिर भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस वो रन कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा तो गलत है। हाँ जी, कैपिटल आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इट इज़ बेटर टू बी अवेयर ऑफ लीगल कंप्लायंस, बिल्कुल सही बात है। कि आपके बिजनेस पे कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं आपको पता होना चाहिए। डॉर्मेंट कंपनी, स्लीपिंग कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? अभी हम पढ़कर आए हैं, बिल्कुल पढ़कर आए। फ्यूचर प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है। होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब बहुत ए एंड बी, हाँ जी। राइट एवरीबडी। नीचे क्या लिखा है? ओनली फॉर क्रिएटिंग अ डमी कंपनी टू बिक इन, ये गलत बात है सर, डमी कंपनी नहीं है वो। हाँ, अभी उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है लेकिन फ्यूचर में होगी। ओके सर, ओके। 30th क्या बोलता है? हेड ऑफ अ HUF इज कॉल्ड, ये तो आपको ऑलरेडी आता ही है। HUF के हेड कौन होते हैं? कर्ता धर्ता सर, कर्ता। 31 इज द लास्ट क्वेश्चन एवरीबडी। क्या बात है सर? कर्ता कर्ता, कर्ता धर्ता, कर्ता धर्ता, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ सर, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आ जाओ। हाँ जी, फटाफट से आ जाओ। देखो, दिस इज एन इन बास्केट एंटरप्राइज, पुट द सीरियल नंबर ऑफ एक्टिविटीज गिवन बिलो इनटू द बास्केट्स। तो बेसिकली आपको बताना है इकोनॉमिक कौन सी है, नॉन इकोनॉमिक कौन सी है। आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे? ई या फिर एन? ई फॉर इकोनॉमिक, एन फॉर नॉन इकोनॉमिक। एक एक करके फटाफट से यस सर यस। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले कुकिंग ऑफ फूड बाय द होम मेकर, जल्दी बोलो जल्दी, एक एक करके फटाफट से बोलो। अगर आप घर में, यस सर, फॉर एग्जांपल आई एम अ होम मेकर और मैं फूड कुक कर रहा हूँ सर, दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है ये? इट्स अ नॉन इकोनॉमिक। हाँ जी, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या होता है सर? पैसा इन्वॉल्व होता है फॉर प्रॉफिट्स सर, ये प्रॉफिटली नहीं है। ठीक है। डब्बा वाला पिक्स अप द फूड फ्रॉम होम एंड डिलीवर्स इट टू ऑफिस। सर डब्बा वाला बेसिकली क्या है? एक बिजनेस है। डब्बा वाला इस बिजनेस, हाँ जी, जो क्या करता है, जो आपके घर से खाना लेके सर जिनको खाना चाहिए हाँ उनके घर में डिलीवर करता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में। सर दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। प्लेइंग ऑफ पियानो एज अ हॉबी, अगर आप एज अ हॉबी उसको प्ले कर रहे हो, इट्स इज नॉन इकोनॉमिक। एवरीबडी यस और नो? नॉन इकोनॉमिक। थर्ड वाली, पियानो हॉबी है, अगर आप कहीं बाहर जाके प्ले कर रहे हो, पैसे मिल रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज अ प्रोफेशनल अगर पे कर रहे हो।
पियानिस्ट, पियानिस्ट एज अ इन अ बैंड, पियानिस्ट ही बोलते हैं इसको, अच्छा ठीक है। पियानिस्ट इन अ बैंड, जो आपके पियानो बजाने वाले होंगे, पियानिस्ट, ये सर, इन अ बैंड, अगर आप बैंड में हो तो पैसे मिलेंगे ना आपको, हाँ जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। म्यूजिक कंपोजर, है ना सर, जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, प्रीतम दादा, हाँ जी सर, म्यूजिक कंपोजर, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, पैसे मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है, प्रोफेशन है वो। एल्डर सिबलिंग असिस्टिंग द यंगर वन इन स्टडीज, वो हो, आप अपने छोटे भाई बहन की मदद कर रहे हो उनके हॉलीडे होमवर्क में, अच्छा सर कोई पैसे नहीं मिलते, डांट मिलती है और तो कुछ नहीं मिलता, नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। गिविंग प्राइवेट ट्यूशंस, राइट एवरीबडी, पैसे मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये ठीक है। अच्छा इसको मार्क करेंगे, शॉपिंग, शॉपिंग का आपको बताना पड़ेगा, यस सर यस, शॉपिंग का आपको बताना पड़ेगा, बताओ। शॉपिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पैसे खर्च करो ना आप क्या कर रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, बिल्कुल पैसे खर्च कर रहे हो। और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि शॉपिंग मतलब कंजम्पशन, और हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे एवरीबडी ये सुनो, हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ जी, ऑल राइट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, फैंटास्टिक, मुझे लगा नहीं था कि आप सही जवाब दोगे। साइकिल की रिपेयर शॉप है, ये सुनो, साइकिल रिपेयर शॉप, यस सर यस, क्या है वो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आइसक्रीम वेंडर, पैसों के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम पार्क में, अच्छा सर दैट इज ऑब्वियसली बात है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो फिटनेस ट्रेनिंग, आप दे रहे हो या आप ले रहे हो, जो भी है सर, फिटनेस की जो ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेनिंग वर्ड है सर वो आपका क्या है, ट्रेनिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ट्रेनिंग इसका मतलब पैसे इन्वॉल्व होंगे, आप पैसे दे रहे होगे, आपको पैसे मिल रहे होंगे, जो भी है, ठीक है। वॉलंटियरिंग एंड ओल्ड एज होम, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप एक ओल्ड एज होम में जाके वॉलंटियर कर रहे हो खुद से, उसके पैसे नहीं मिलते हैं, वॉलंटियर करना इज नॉन इकोनॉमिक, आपका मन कर रहा है आप इसलिए जा रहे हो, राइट। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इन अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अब बहुत सारे बच्चे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देख के सोचते हैं नॉन इकोनॉमिक, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो, लेकिन आपकी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है तो आपको तो पैसे मिलेंगे ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। लॉन्ड्री शॉप, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्लियर है, हाँ जी, ऑल राइट सर, इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 6, चैप्टर 1, यस सर यस, ऑल राइट एवरीबडी, ओवर ओवर, एक बार आप रीड कर लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ जी, जैसे आपको पता है बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इतना कुछ टेक्निकल नहीं है, किसी को डाउट है वो पूछ सकता है। मैं इसके, हाँ जी, मैं एक बात समझा दूँ आपको, इसके मैं और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है सर, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊँगा, बिल्कुल करवाऊँगा, ये तो आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस हो गए, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊँगा, जो आपके एमटीबी के क्वेश्चंस होंगे, राइट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, और जो खुद क्वेश्चंस मैं खुद से बनाऊँगा वो मैं आपको करवाऊँगा, प्लस 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 इस सैटरडे या संडे, मोस्ट प्रोबेबली संडे, ठीक है, एक टेस्ट मैं आपको बना दूंगा एप्लीकेशन पे, जो होगा कम्बिनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6, दोनों को कंबाइन करके, राइट एवरीबडी। और जिन बच्चों ने मुझे डाउट भेज रखा है, मैंने एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी फ़ोन या टीवी नहीं देखा, मतलब कुछ भी नहीं देखा, लैपटॉप वगैरह, तो वो मैं धीरे धीरे करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा आज एंड तक, राइट, या कल तक, एंड मैं उसको देख लूँगा जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे, ऑलराइट एवरीबडी। और बाकी कल का क्या प्लान होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, होपफुली धीरे धीरे क्लासेस ट्रैक पे आ जाएंगे, होपफुली, राइट एवरीवन। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ी सी एनर्जी, आई नो थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे चल रही थी, थोड़ी सी एनर्जी शायद से आज डाउन लगी हो आपको, लेकिन ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, प्लीज़ इसको एक बार सेल्फ स्टडी कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया हो, सारे MCQs आपसे सॉल्व हो गए हो, गिव इट अ लाइक, ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी सारे चैप्टर्स मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लो, नवंबर में ही कंप्लीट हो जाएगा ये, राइट, उसकी रिवीजन भी कर लेंगे हम, और दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।